धारावर्ष। चलो पुराना सुनाओगे एक बार? बताओ देखे। बूंदी में कौन सा वंश था? उनकी कौन सी ब्रांच थी? पहला बंदा कौन गया था? देवा। कौन था? देवा। किसको हरा के कब्जा करता है? जैता मीणा को। कोटा को जीत के बूंदी में कौन मिलाता है? जैत्र सिंह। बूंदी में किला कौन बनाता है? बर सिंह। कौन सा किला बनाता है? तारागढ़, जो अपने किसके लिए फेमस है? भित्ति चित्रों के लिए। अकबर से संधि कौन करता है? सुरजन। सुरजन कब करता है? उस समय अकबर ने कहा अटैक किया था? इस संधि में मुख्य भूमिका किसने निभाई? उसने द्वारिका में कौन सा मंदिर बनवाया? और चंद्रशेखर की दो किताबों के नाम बताओ। सुरजन चरित और अमीर हट। बुद्ध सिंह की किताब का नाम क्या था? बुद्ध सिंह के दो बेटे कौन कौन थे? इनके उत्तराधिकार संघर्ष में सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया? उमेद सिंह का साथ किसने दिया? तो बूंदी राजस्थान की पहली रियासत थी जिसकी आंतरिक राजनीति में मराठों को बुलाने वाली महिला कौन थी? कौन से मराठा सेनापति को इनवाइट करती है? वो किसकी बहन थी और किसकी रानी थी? और दलेल सिंह की रानी का नाम क्या था? कृष्णा कंवर किसकी बेटी थी? अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राजा कौन था? अच्छा, बूंदी को तोड़ के कोटा बनाने वाला मुगल बादशाह कौन था? ऐसा उसने कब किया? ऐसा उसने किसको राजा बनाने के लिए किया? माधो सिंह बूंदी के कौन से राजा का बेटा था? माधो सिंह ने मध्य एशिया जीता तो शाहजहां ने क्या दिया? और धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ कौन मारा गया था? मुकुंद सिंह ने कोटा में कौन सा महल बनवाया था? और कोटा का कौन सा राजा जो था वो फर्रुख शेर के कहने पर बूंदी पर अटैक करता है? बूंदी का राजा कौन था? बूंदी का नाम बदल कर क्या कर दिया था? बूंदी से कौन सी तोपें लेकर गया था? फर्रुख शेर ने कौन सा किला गिफ्ट में दिया उसे? और उसने कौन से संप्रदाय को मानता था? अपना नाम बदल के, कोटा का नाम बदल के, शेरगढ़ का नाम बदल के, बारह में कौन सा मंदिर बनवाया? कौन सा? सांवरिया जी का मंदिर बनवाया। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला कोटा का राजा कौन था? उमेद सिंह। संधि कब करता है? बाद में पूरक संधि कब की गई? और दीवान किसको बना दिया गया? जालिम सिंह झाला। और सारी पावर भी किसको दे दी गई? दीवान को दे दी गई थी सारी पावर। ये इस संधि क्या क्या कहलाती है? पूरक संधि। और इसके बाद में किशोर सिंह सेकंड के टाइम में कौन सा युद्ध होता है? मांगरोल का युद्ध कब होता है? अंग्रेजों ने किसका साथ दिया था? जालिम सिंह झाला का। अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था? बाद में अंग्रेजों ने कोटा को तोड़ के नई रियासत कौन सी बनाई? झालावाड़ कब बनाई गई? झालावाड़ का राजा किसको बनाया गया? झालावाड़ की राजधानी क्या बनाई गई? इस समय कोटा का राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। परमारों की उत्पत्ति कहां से हुई थी? परमारों ने कहां कहां राज किया था? आबू के परमारों का आदि पुरुष कौन था? उनकी वंशावली कहां से प्रारंभ होती है? किसने अपने राज्य को 9 भाइयों में बांट दिया था, इसलिए उसका राज्य क्या कहलाया? गुजरात के कौन से चालुक्य राजा ने उस पर अटैक किया तो उसको शरण किसने दी थी? धवल राठौड़ के कौन से अभिलेख से जानकारी मिलती है? भीम प्रथम ने किस पर आक्रमण किया था? धंधुक। किस पे किया था? धंधुक। धंधुक भागकर कहां चला गया था? चित्तौड़। चित्तौड़ कौन से राजा के पास? दंडपति किसको बनाया गया? उसने इन दोनों के बीच में उसने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? उस मंदिर को और क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? और जम्पस्टोड ने उसके बारे में क्या कहा था? किसने महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की? विक्रमदेव। किसने की? उसने किसका साथ दिया? कुमारपाल चालुक्य का। किसके खिलाफ साथ दिया? अरुणराज चौहान के खिलाफ साथ दिया था। धारावर्ष जो था वो कौन से युद्ध में भाग लेता है? कांद्रा युद्ध कब हुआ था? गजनी से लड़ने के लिए कौन आया था? गुजरात की कौन सी रानी लड़ रही थी? वो किसकी सरंग सिका थी? नाडोल के कौन से राजा ने भाग लिया? केलन। जालोर का कौन था? आबू का कौन था? किसकी जीत हुई इस युद्ध में? किसकी जीत हुई? और धारावर्ष एक तीर से ऐसे उसकी मूर्ति कहां पर लगी हुई है? कौन सा अभिलेख इसकी जानकारी देता है? पाटनारायण मंदिर अभिलेख कब का है? इतनी बातें पड़ी। चलो। हाँ, नहीं, मूलराज। हाँ, बोलो सारे। हाँ, सूफी आंदोलन दोबारा बता दूं? तुम्हें क्या समझ में है वो बताओ देखे। क्या भक्ति में क्या समझ में है?
मुसलमान थे, मुसलमान भारत में आए, उनके अंदर एक संप्रदाय था, है ना। मुसलमानों में जो हिंदुओं का प्रभाव पड़ा, इस्लाम पर जो हिंदुओं का प्रभाव पड़ा, उससे जो आंदोलन निकल के आया उसको सूफी आंदोलन बोलते हैं, जिसमें इस्लाम में हिंदुओं की कुछ विशेषताएं आ गई थी, जिसमें पीर बाबाओं की पूजा किया करते थे। ठीक है, इसी में लिखना, धारावर्ष के अंदर लिखना, एक हेडिंग डालो, प्रहलादन देव। इसी में धारावर्ष में एक हेडिंग डालो, प्रहलादन देव। हाँ, सेकंड बोल रहा है, सेकंड बताया होगा मैंने, सेकंड बताया ना, फर्स्ट लिखा दिया गया। ऐसे मत करो यार, लिखो प्रहलादन देव, लिखो यह धारावर्ष का छोटा भाई था, ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ धारावर्ष। यह धारावर्ष का छोटा भाई था, ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ धारावर्ष। यह धारावर्ष का छोटा भाई था, ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ धारावर्ष। किसका छोटा भाई था? धारावर्ष का। इसने एक नाटक लिखा था, उस नाटक का नाम है पार्थ पराक्रम व्यायोग। क्या नाम है नाटक का? बोलो देखिए क्या नाम है। पार्थ किसको कहते हैं? अर्जुन। किसको? अर्जुन के पराक्रम पे लिखा, तो नाम क्या हो गया? पार्थ पराक्रम। लिख लो। इसने पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक पुस्तक लिखी थी। He wrote a book named पार्थ पराक्रम व्यायोग। इसने पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक पुस्तक लिखी थी। He wrote a book named पार्थ पराक्रम व्यायोग। पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक पुस्तक लिखी थी। He wrote a book named पार्थ पराक्रम व्यायोग। सुनना दो, क्या नाम है इस बंदे का? क्या नाम है? तो इसने एक शहर बसाया, प्रहलादनपुर। कौन सा शहर बसाया? लिख लो। इसने प्रहलादनपुर नामक नगर की स्थापना की थी। He founded a town named प्रहलादनपुर। अरे तो लिख तो सही। इसने प्रहलादनपुर नामक नगर की स्थापना की थी। तेरे से कभी कोई सवाल नहीं पूछेगा प्रहलादनपुर कहाँ है। इसने प्रहलादनपुर नामक नगर की स्थापना की थी। He wrote he founded a town named प्रहलादनपुर। प्रहलादनपुर नामक नगर की स्थापना की थी। कभी आप अहमदाबाद की तरफ जाएंगे तो जैसे ही राजस्थान ढलेंगे, गुजरात का सिटी आएगा पालनपुर। क्या आएगा? वो पालनपुर नहीं है, प्रहलादनपुर है। क्या नाम है? गुजरात में चला गया, क्योंकि आबू का राज्य पहले अपनी तरफ भी था और उस तरफ भी था भाई। राजस्थान गुजरात तो आज बने बाउंड्रियां, तो उस समय तो राजाओं के राज्य इधर उधर दोनों तरफ ही हुआ करते। तो प्रहलादनपुर गुजरात में चला गया, उस प्रहलादनपुर को आजकल अपने क्या बोलने लगे। आप एक चीज और नोटिस कीजिए, 1178 में काइंद्रा का युद्ध हुआ, जिसमें पाली जालोर सिरोही के राजा गुजरात वालों का साथ दे रहे थे। इस समय बताओ, देखिए अजमेर का राजा कौन था? 1178 में अजमेर का राजा कौन है? पृथ्वीराज। कौन है? वो साथ देने के लिए नहीं गया। एक कारण तो ये है कि वो अभी टाबरी है, इसलिए उसकी मम्मी कर्पूरी देवी शासन संभाल रही थी। फिर अजमेर वाले चौहानों में, चालुक्यों में ज्यादा कोई बनती भी। पृथ्वीराज चौहान ने आबू पर अटैक किया था। कहां पर अटैक किया? अब उस समय आबू की रक्षा यदि कोई करता तो उस बंदे का नाम क्या था? प्रहलादन देव। क्या नाम था? तो पृथ्वीराज चौहान के अटैक के समय आबू की रक्षा करने वाला कौन था? इसका मतलब योद्धा आदमी भी है वो। देखो, पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण के दौरान, ड्यूरिंग अटैक को पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण के दौरान, ड्यूरिंग अटैक को पृथ्वीराज चौहान, इसने आबू की रक्षा की थी। ही प्रोटेक्टेड आबू। इसने आबू की रक्षा की थी। ही प्रोटेक्टेड आबू। अब अगला राजा लिख लो, सोम सिंह। कौन अगला राजा कौन है? देखो, यह धारावर्ष का पुत्र था। ये वो सन ऑफ धारावर्ष।
यह धारावर्ष का पुत्र था। ये वो सन ऑफ धारावर्ष। इस समय गुजरात में दो जैन मंत्री थे, एक का नाम था वस्तुपाल, एक का नाम था तेजपाल। कौन कौन थे? कहां के मंत्री है? गुजरात। गुजरात के दो मंत्री हैं जिनके नाम क्या क्या बताओ देखिए? वस्तुपाल और तेजपाल का एक बेटा था लूण सिंह। क्या नाम था? इसकी याद में आबू के अंदर एक मंदिर बनाया गया था, नेमिनाथ जैन मंदिर। कौन सा मंदिर? जैसे वो आदिनाथ है, ये कौन सा हो गया? जैनों के भगवान जी वे एक नेमिनाथ जी, तो नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया किसकी याद में? इसलिए इस मंदिर को बोलते हैं लूण वसई। क्या बोलते हैं? समझ गए क्यों लूण वसई? वसई का मतलब लूण वसई क्यों? लूण सिंह याद में था इसलिए क्या कहते हैं? लूण वसई। अच्छा, ये दोनों वस्तुपाल तेजपाल दोनों मंत्री थे। मंत्री थे तो बिजी रहते होंगे, टाइम नहीं मिलता होगा। वस्तुपाल की जो पत्नी थी उसका नाम था सुहड़ा देवी। क्या नाम था? जो तेजपाल की पत्नी थी उसका नाम था अनुपमा देवी। क्या नाम था? तो इन दोनों ने कहा भाई हम बनवा लेंगे, तुम्हें टाइम नहीं मिलता, तुम अपने मंत्रालय पे ध्यान दो, मंदिर का काम हम कर लेंगे। तो मंदिर इन दोनों जो देवरानी जेठानी ने मिलकर बनवाया, इसलिए इस मंदिर का एक नाम और है देवरानी जेठानी का मंदिर। क्या नाम है? कौन सा मंदिर? तो वस्तुपाल तेजपाल ने कौन सा मंदिर बनवाया? नेमिनाथ, जिसे और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? लूण वसई क्यों कहते हैं? देवरानी जेठानी का मंदिर क्यों कहते हैं? इनकी पत्नियों ने बनवाया, इसके नाम क्या पड़ गया? लिख लो। वस्तुपाल तथा तेजपाल ने, वस्तुपाल एंड तेजपाल गुजरात के मंत्री थे दो। वस्तुपाल तथा तेजपाल ने, वस्तुपाल एंड तेजपाल, वस्तुपाल तथा तेजपाल ने आबू में नेमिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट नेमिनाथ जैन टेम्पल एट आबू। आबू में नेमिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट नेमिनाथ जैन टेम्पल एट आबू। आबू में नेमिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट नेमिनाथ जैन टेम्पल एट आबू। इसे लूण वसही भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज लूण वसही। वसही का मतलब, इसे लूण वसही भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज लूण वसही। लूण वसही भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज लूण वसही। इसे देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज टेम्पल ऑफ देवरानी जेठानी। इसे देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज टेम्पल ऑफ देवरानी जेठानी। इसे देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज टेम्पल ऑफ देवरानी जेठानी। समझ गए ना क्यों कहते हैं? चलो अगला राजा लिख लो। प्रताप सिंह। याद करो आप। रणथंभौर के हमीर ने आबू के प्रताप सिंह को हराया था। पढ़ा था हमने। उसने मेवाड़ के समर सिंह को हराया, आबू के प्रताप सिंह को हराया। लगभग वही टाइम है लगभग। प्रताप सिंह जब राजा बना था उस समय मेवाड़ में जो राजा राज कर रहा है वो है जैत्र सिंह। कौन है? ये मेवाड़ की तरफ हमला करता है और जैत्र सिंह से चंद्रावती छीन लेता है। क्या छीन लेता है? इसका मतलब चंद्रावती उस टाइम मेवाड़ वालों के पास रही होगी और बाद में किसने छीन ली? परमारों ने। किससे छीन ली? जैत्र सिंह से। किससे छीन ली? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह किसका, कहां का राजा? लिख लो। इसने मेवाड़ के जैत्र सिंह से चंद्रावती छीन ली थी। चंद्रावती सिरोही में जगह। इसने चंद्रावती फ्रॉम जैत्र सिंह ऑफ मेवाड़। इसने मेवाड़ के जैत्र सिंह से चंद्रावती छीन ली थी। इसने चंद्रावती फ्रॉम जैत्र सिंह ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के जैत्र सिंह से क्या छीन ली थी? चंद्रावत। अगला राजा लिख लो। लिखो विक्रम सिंह। यहां से आबू वाले परमार दो उपाधियां धारण करने लगे, रावल और महारावल। कौन सी उपाधियां?
इस विक्रम सिंह के बाद में इनकी उपाधियां मिलती है, क्या मिलती है अपने को? रावल या महारावल। लिख लो। आबू के परमार रावल तथा महारावल की उपाधियां धारण करने लग गए थे। परमार्स ऑफ आबू एडोप्टेड टाइटल्स ऑफ रावल एंड महारावल। आबू के परमार रावल तथा महारावल की उपाधियां धारण करने लग गए थे। परमार्स ऑफ आबू एडोप्टेड टाइटल्स ऑफ रावल एंड महारावल। रावल तथा महारावल की उपाधियां धारण करने लग गए थे। परमार्स ऑफ आबू एडोप्टेड टाइटल्स ऑफ रावल एंड महारावल। कौन सी उपाधियां धारण करने लगे? रावल और महारावल। जब आबू वाले परमार अपनी स्थिति ठीक ठाक कर रहे हैं, इन्हीं दौरान जालोर के अंदर एक नया साम्राज्य उभर के आ रहा है, सोनग्रा चौहान। कौन गा रहे हैं? उधर वो कीर्तिपाल और वो सब लोग आ गए थे, सोनग्रा चौहान, तो वो जालोर में, ये आबू, आबू मतलब सिरोही, तो जालोर वाले चाहेंगे सिरोही की तरफ अपना साम्राज्य विस्तार करें, तो ये आबू वाले परमार बैठे हुए यहाँ पर। इधर से जालोर वाले जो चौहान है वो हमला करते हैं, इनके राज्य का पश्चिमी हिस्सा दबा लेते हैं। कौन सा हिस्सा? तो आबू के परमार राज्य के वेस्टर्न पार्ट पर किसने हमला कर लिया था? जालोर के सोनग्रा। किसने हमला कर लिया? लिखो। जालोर के सोनग्रा चौहानों ने, सोनग्रा चौहान ऑफ जालोर, जालोर के सोनग्रा चौहानों ने, सोनग्रा चौहान ऑफ जालोर, जालोर के सोनग्रा चौहानों ने, सोनग्रा चौहान ऑफ जालोर, आबू के परमार राज्य के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड वेस्टर्न पार्ट ऑफ परमार स्टेट ऑफ आबू। आबू के परमार राज्य के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड वेस्टर्न पार्ट ऑफ परमार स्टेट ऑफ आबू। आबू के परमार राज्य के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया था। इसका मतलब इन दिनों जालोर वाले सोनग्रा ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं और आबू वाले परमार क्या होते जा रहे हैं? कमजोर। तो पश्चिमी भाग तो वो छीन गए, इसका मतलब अब आबू के परमारों के पास केवल क्या बचा? पूर्वी। 1311 में जालोर के सोनग्रा चौहानों का पतन हो गया। 1311 में जालोर का पतन होने के बाद वहां से एक बंदा निकलता है, लुम्बा देवड़ा। कौन निकलता है? आबू के परमारों को हराकर आबू व चंद्रावती पर अधिकार कर लेता है। पढ़ते हैं? तो पश्चिमी तो पहले दबा गए थे, पूर्वी बाद में किसने दबा लिया था? लुम्बा। तो आबू वाला परमार राज्य क्या हो गया? समाप्त। आगे लिखो मालवा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मालवा। कल पढ़ा था हमने, आबू, मालवा, वागड़ अलग अलग पढ़े थे ना। मालवा का इतिहास। लिखो, मालवा में परमार वंश का शासन था। परमार डायनेस्टी रूल्ड ओवर मालवा। मालवा में परमार वंश का शासन था। परमार डायनेस्टी रूल्ड ओवर मालवा। मालवा वाले परमारों की शुरुआत में राजधानी थी धारानगरी। कौन सी थी? बीच में कुछ टाइम के लिए इनकी राजधानी बनी थी उज्जैन। क्या बनी थी? लेकिन बाद में वापस राजधानी कौन सी आ गई थी? धारानगरी। कुल मिलाकर इनकी दो राजधानियां रही थी। कौन कौन सी? धारानगरी और कौन सी? उज्जैन। लिख लो राजधानी, कैपिटल्स या कैपिटल। राजधानी कौन कौन सी रही थी? कि मालवा के परमारों की राजधानियां कौन सी थी? तो कौन सी थी? धारानगरी और उज्जैन। पहले धारानगरी थी, फिर बीच में कुछ समय के लिए उज्जैन गई, लास्ट में वापस कहां आ गए थे? धारानगरी। कुल मिलाकर दो शहरों में राजधानियां रही उनकी। कौन कौन सी? धारानगरी और उज्जैन। जो मैंने उस दिन एक दिन आपको बताया भी, हमीर ने धारानगरी के भोज परमार सेकंड को हराया था, बताया था। वो यही है धारानगरी। उज्जैन है ही। उज्जैन में हम पढ़ते हैं दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां बनी हुई? उज्जैन कौन सी नदी किनारे? अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? मोहन यादव। कौन बने? जो माननीय मोहन यादव जी हैं वो उज्जैन के ही। कहां से एमएलए बनते हैं वो? नॉर्मली मध्य प्रदेश में एक कहावत है या मध्य प्रदेश की एक मान्यता है कि मध्य प्रदेश का यदि कोई मुख्यमंत्री उज्जैन में एक रात बिता लेता है तो उसके बाद वो जीतता नहीं है। मगर मोहन जी को तो बितानी पड़ेगी। मोहन जी तो सीखे, पर चीजें टूटने के लिए बनती है, पूर्वाग्रह टूटने के लिए बनते हैं। किसी समय यूपी में कहा जाता था कि यूपी का जो मुख्यमंत्री नोएडा चला जाता है, कहां चला जाता है, वो दोबारा सीएम बनता। बाबा जी जाके, बाबा जी ने कहा अपने जाएंगे, बाबा जी दोबारा सीएम भी बन गए। तो मोहन जी क्या पता ये तोड़ दे, पूर्वाग्रह तोड़ दे। तो उज्जैन, धारानगरी और उज्जैन। अब मालवा कहाँ है? मध्य प्रदेश। हम राजस्थान जीके पढ़ रहे थे, हम मध्य प्रदेश का इतिहास क्यों पढ़े? भाई किसी टाइम में मालवा वाला इलाका राजस्थान में आता होगा, लेकिन अब तो आता, हम वहां की हिस्ट्री क्यों पढ़े? तो हम उन राजाओं के बारे में पढ़ लेंगे जिनका राजस्थान से कोई लिंक है। बाकी वाले मालवा के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो राजा लिखो।
देखो कृष्ण राज, कृष्ण राज। इसका एक नाम और मिलता, लिख लो अन्य नाम उपेंद्र। अन्य नाम उपेंद्र। कृष्ण राज का एक और नाम क्या मिलता है? इस कृष्ण राज का एक बेटा था, उस बेटे का नाम था डंबर सिंह। क्या नाम था? भगवान जाने, इसने खुद के इतने अच्छे अच्छे नाम रखे। कृष्ण राज अच्छा नाम है, उपेंद्र तो एकदम मॉडर्न नाम लगता है। और बच्चे का नाम क्या रखा? कि कम आए नंबर तो आज के बाद तेरा नाम डंबर। भी नाराज हुआ, डंबर ने कहा यार डैडी यार क्या यार। ये मालवा छोड़ के आ गया था वागड़। कहाँ गया था? तो वागड़ में परमार राज्य की स्थापना किसने की थी? देखो, इसके पुत्र डंबर सिंह ने, हितसन डंबर सिंह। इसके पुत्र डंबर सिंह ने, हितसन डंबर सिंह। इसके पुत्र डंबर सिंह ने वागड़ में परमार राज्य की स्थापना की थी। फाउंडेड परमार स्टेट इन वागड़। वागड़ में परमार राज्य की स्थापना की थी। फाउंडेड परमार स्टेट इन वागड़। वागड़ में परमार राज्य की स्थापना की थी किसने? डंबर सिंह ने। अगला राजा लिखो मुंज। अगला राजा कौन है? मुंज। मुंज बड़ा शक्तिशाली राजा हुआ। मुंज ने अपने मेवाड़ पर आक्रमण किया। उस समय मेवाड़ का राजा था शक्ति कुमार। कौन था? याद करो, देखिए शक्ति कुमार का 8 पूरा अभिलेख पढ़ा था हमने। उस शक्ति कुमार के टाइम में, शक्ति कुमार कहाँ का राजा? अपना मेवाड़। और अटैक किसने कर दिया? मुंज। मेवाड़ के मालवा बराबर में लगता है, मेवाड़ मालवा वालों की लड़ाई चलती थी बाद में। तो मुंज ने इधर अटैक किया शक्ति कुमार पे। शक्ति कुमार पे अटैक किया, तब उसने आहड़ को बर्बाद किया। किसको बर्बाद किया? आप याद करो, तब मेवाड़ वालों की 2 राजधानियां है, नागदा और आहड़। उसने किसको लूटा? आहड़, क्योंकि आहड़ व्यापारिक केंद्र है। आहड़ कैसा है? तो लूटपाट वाली जगह कौन सी हो सकती है? आहड़। और चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया। कहां कब्जा कर लिया? आहड़ को तो लूटपाट करके चला गया, और कब्जा उसने कहां पर कर लिया? चित्तौड़। अब शक्ति कुमार बेचारा डर गया, तो शक्ति कुमार भाग के गया धवल राठौड़ के पास। किसके पास गया? जिसकी जानकारी कौन से अभिलेख से? किससे? कौन से अभिलेख से? तो धवल राठौड़ खुद कहता है कि भाई साहब वो शक्ति कुमार भाग के मेरे पास आया था, उसके पास वो शक्ति थी नहीं। धवल राठौड़ कहता है कि चालुक्यों ने जब आबू पर अटैक किया, मैंने धरणीवराह को शरण दी। परमारों ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया, तब मैंने शक्ति कुमार पर शरण दी। मैं कौन? खुदा जाने। उसके बारे में हमारे पास ज्यादा कोई जानकारियां नहीं है। लिखो, इसने मेवाड़ के शक्ति कुमार पर आक्रमण किया। ही अटैक्ड ऑन शक्ति कुमार ऑफ मेवाड़। जिसने मेवाड़ के शक्ति कुमार पर आक्रमण किया। ही अटैक्ड ऑन शक्ति कुमार ऑफ मेवाड़। इस समय इसने आहड़ को नष्ट कर दिया। दिस टाइम ही डिमोलिश्ड आहड़। नष्ट कर दिया मतलब लूटा तोड़फोड़ की वहां पे ना। नष्ट का ये मतलब नहीं कि मतलब शहर खत्म हो गया। इस समय इसने आहड़ को नष्ट कर दिया। दिस टाइम ही डिमोलिश्ड आहड़। तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। एंड कैप्चर्ड चित्तौड़। तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। एंड कैप्चर्ड चित्तौड़। लाइन चेंज करके लिखो। शक्ति कुमार ने धवल राठौड़ के पास शरण ली। शक्ति कुमार टुक शेल्टर टू धवल राठौड़। शक्ति कुमार ने धवल राठौड़ के पास शरण ली। शक्ति कुमार टुक शेल्टर टू धवल राठौड़। धवल राठौड़ के पास शरण ली। टुक शेल्टर टू धवल राठौड़। यह जानकारी हस्तिकुंडी अभिलेख से प्राप्त होती है। समझ गए हस्तिकुंडी अभिलेख किसका है? कब का है हस्तिकुंडी अभिलेख बताओ? 997 AD। हस्तिकुंडी कहां पर पड़ता है? यह जानकारी हस्तिकुंडी अभिलेख से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय हस्तिकुंडी इंस्क्रिप्शन। हाँ, अल्लड़ शक्ति कुमार से पहले था।
चलो क्या लिखा है? यह जानकारी हस्तिकुंडी अभिलेख से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय हस्तिकुंडी इंस्क्रिप्शन। हमें शक्ति कुमार का एक अभिलेख मिला, आठपुर। कौन सा अभिलेख है? आठपुर अभिलेख में लिखा हुआ है कि अल्लट की मम्मी का नाम महालक्ष्मी राठौड़ था। क्या नाम था? धवल राठौड़ की बहन लगती होगी भाई। पाली में राठौड़ बैठे हैं तो उन्होंने अपनी बाई उदयपुर दी होगी, आहड़ वालों को दी होगी। ये तो है नहीं कि अल्लट के जो पापा है वो कर्नाटक गए थे और वहां राष्ट्रकूटों से शादी करके वापस चिंता चिता करते वापस आए। पाली से उदयपुर हो सकती है बात, कर्नाटक वाली ज्यादा दूर पड़ जाती है। इसका मतलब धवल राठौड़ ये लोग पाली रहते हैं, ये शक्तिशाली है, तभी मेवाड़ वालों में रिश्तेदारी है। तो मेवाड़ वाले वेल स्टेब्लिश थे यहां पर, तो हर किसी में जाके शादी ब्याह नहीं करेंगे। राजा किसी बड़े राजा में शादी करेगा। यदि वो कोई राठौड़ राजकुमारी से शादी कर रहा है, इसका मतलब राठौड़ आसपास में रहे होंगे। कौन रहे होंगे? तो धवल राठौड़ रहा होगा। इसका मतलब धवल राठौड़ शक्ति कुमार का मामा आग लगता होगा कुछ, इसलिए भाग के इधर आ रहे हैं। आज भी अपने पे संकट आए कोई आए तो मामा जी तो दे शरण, तो मामा जी शरण दे रहे हैं। एग्जैक्टली हम कुछ नहीं कह सकते, पर ऐसा कुछ है। जब पूरी तरीके से जानकारी निकल के आ जाएगी तब अपने को एग्जैक्ट पता चलेगा कि कब था कब नहीं था, पहले कौन थे बाद में कौन थे। लेकिन तब तक के ये आसपास की जो बातें वो ये हो सकती है अपने। आई बात समझे? मुंज कर्नाटक के एक चालुक्य राजा खिलाफ लड़ता है, तेलप। किस खिलाफ लड़ता है? तेलप। तेलप नाम करके एक राजा हुआ उधर। कर्नाटक का एक चालुक्य राजा था तेलप। क्या नाम है? कौन से वंश का? क्या नाम है राजा का? इसने तेलप को 6 युद्धों में रहा। मुंज ने कितने युद्ध रहे? जब जी में आता तब जाके तेलप का तेल निकाल देता। 7वीं बार जब ये तेलप पर अटैक करने के लिए गया, तेलप ने पकड़ के मार दिया। तेलप ने कहा डेली डेली आ जाता है इधर। लिखो, मुंज कर्नाटक के चालुक्य राजा तेलप के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। मुंज डाइड while fighting against कर्नाटक चालुक्य किंग तेलप। मुंज कर्नाटक के चालुक्य राजा तेलप के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। मुंज डाइड while fighting against कर्नाटक चालुक्य किंग तेलप। कर्नाटक के चालुक्य राजा तेलप के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। दरबारी विद्वान लिखो। हलायुद्ध। हलायुद्ध की बुक का नाम क्या है? अभिधान रत्नमाला। क्या नाम बोलो देखिए? अभिधान रत्नमाला। पद्मगुप्त या परिमल की बुक का नाम क्या है? नवशासांक चरित। क्या नाम है? धनंजय की बुक का नाम क्या है? दशरूपक। धनपाल की बुक का नाम क्या है? तिलक मंजरी। क्या नाम है? दोबारा बताओ देखिए। हलायुद्ध की, पद्मगुप्त या परिमल की, धनंजय की और धनपाल की। अभिधान रत्नमाला किसने लिखी? नवशासांक चरित
10 रूपक, तिलक मंजरी, ये सारे किसके दरबार में थे? मुंज। किसके दरबार में थे? इसलिए मुंज की एक उपाधि थी कवि वृष। क्या उपाधि थी? इसका मतलब वही होता है कवियों का आश्रयदाता। क्या मतलब होता है? जैसे हम पढ़ते हैं कवि बंधु, वैसे वैसे इसकी उपाधि क्या थी? कवि वृष। लिख लो उपाधि, टाइटल। क्या उपाधि थी? कवियों का आश्रयदाता, कवियों को शेल्टर देने वाला, कवियों को अपने पास रखने वाला, उनका पैटर्न वो। अगला राजा लिखो सिंधु राज। अगला राजा कौन है? लिखो यह मुंज का छोटा भाई था, ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ मुंज। यह मुंज का छोटा भाई था, ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ मुंज। उपाधि लिखो नवसासांक। टाइटल नवसासांक। क्या उपाधि है बताओ? देखिए इधर देखना, देखो ना, नवसासांक में 3 वर्ड है। क्या क्या वर्ड है? नव, साहस, अंक। क्या क्या है? नव का मतलब नया, साहस का मतलब हिम्मत, करेज, अंक का मतलब गोद। अंक का मतलब क्या होता है? गोद। जिसकी गोद में नई हिम्मत खेलती है, जिसकी गोद में नया साहस खेलता है, उसका नाम क्या है? हुआ यूं है कि मुंज कर्नाटक के चालुक्य राजा तेलप के खिलाफ लड़ता हुआ, तो एक बार मालवा के जो परमार राज्य उनको हिम्मत कमजोर पड़ी होगी, उस हिम्मत को वापस कोई लाने वाला, उस साहस को वापस यदि कोई लाने वाला बंदा था, तो वो कौन है? इसलिए सिंधु राज की उपाधि क्या हो गई? क्या हो गई? चरित का मतलब होता है जीवनी। चरित का मतलब, इसलिए पद्मगुप्त या परिमल ने इसकी जीवनी लिखी होगी, इसलिए जीवनी का नाम है नवसासांक चरित। क्या नाम है? सुरजन की जीवनी लिखो सुरजन चरित, नवसासांक की जीवनी लिखो नवसासांक चरित। अब कोई पूछे पद्मगुप्त या परिमल की नवसासांक चरित में मालवा के कौन से परमार राजा की जानकारी है? किसकी जानकारी है? जो कि किसका छोटा भाई था? इसका मतलब है पद्मगुप्त या परिमल मुंज के दरबार में भी रहा होगा और बाद में सिंधु राज के दरबार में भी। है बात समझ में? तो सिंधु राज की उपाधि क्या बताओ? क्या मतलब होता है नवसासांक का? जिसकी गोद में नई हिम्मत खेलती है, नया साहस खेलता है। अंक, अंक का मतलब क्या होता है? अंक के 2 मतलब है। अंक का मतलब संख्या, अपने पढ़ते हैं 14 का अंक, 20 का अंक, और अंक का मतलब एक क्या होता है? गोद। एक तो होता है संख्या, दूसरा क्या होता है? गोद। गोद को भी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो आगे आप पढ़ोगे, आगे पर्यायवाची पढ़ोगे हिंदी के अंदर, तब याद करना अंक का पर्यायवाची क्या है, या गोद का एक पर्यायवाची क्या है। आई बात समझ में? चलो आगे चलो। अगला राजा लिखो भोज। वास्तव में यह था कि मुंज के कोई बेटा नहीं था, तो मुंज ने यह कहा था कि मैं यदि मर जाऊं तो सिंधु राज के बेटे भोज को राजा बना देना। मैं मर जाऊं तो सिंधु राज के बेटे। पर मुंज अचानक युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, तब तक भोज छोटा था। तो क्या यार, अचानक भोज को राजा बना दिया तो भोज संभाले नहीं पाएगा, इसलिए बीच में भोज के पापा ने कहा थोड़ी देर मैं संभाल लेता हूं, मैं मर जाऊंगा तब राजा कौन बन जाएगा? भोज। वरना बनना तो मुंज के बाद डायरेक्ट कौन चाहिए? भोज। लेकिन भोज छोटा रहा होगा तो बीच में कुछ दिन तक शासन किसने संभाला होगा? सिंधुराज। शासन ढंग से संभाला होगा, इसलिए उसकी उपाधि क्या मिलती है? नवशासंक। सिंधुराज मरा तो अगला राजा कौन बन गया? कौन बन गया? भोज। मुंज के टाइम में आहड़ को तोड़ दिया गया, चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। उसी चित्तौड़ में ये भोज परमार रहता है जब ये धंधुक को शरण देता है। किसको शरण देता है? आई बात समझ में? जब भीमदेव प्रथम ने आक्रमण किया था तब धंधुक भागकर चित्तौड़ भोज परमार के पास चला गया था। कैसे चला गया? आई बात समझ में? उसी चित्तौड़ में भोज एक मंदिर बनवाता है, त्रिभुवन नारायण मंदिर। क्या बनवाता है? क्योंकि भोज की उपाधि थी त्रिभुवन नारायण। भोज की उपाधि क्या थी? उस मंदिर का नाम कालांतर में हमें मिलता है समिधेश्वर मंदिर। क्या मिलता है? यूं लगता है इसे भगवान शिव समाधि में बैठे हो। भगवान शिव किसमें बैठे हो? तो समाधि में ईश्वर, तो पहले समाधीश्वर बोलते थे, समाधीश्वर 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 बोलते बोलते क्या हो गया?
जिसका पुनर्निर्माण मोकल ने करवाया, इसलिए उसको बोलते हैं मोकल जी का मंदिर। क्या बोलते हैं? बोले बड़ी बात है। देखो, इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। He built त्रिभुवन नारायण टेम्पल एट चित्तौड़। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। He built त्रिभुवन नारायण टेम्पल एट चित्तौड़। कोष्टक में लिख लेना समिधेश्वर मंदिर ताकि याद रहे। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। He built त्रिभुवन नारायण टेम्पल एट चित्तौड़, क्योंकि इसकी उपाधि क्या थी? त्रिभुवन नारायण। समिधेश्वर मंदिर है ना, कोष्टक में लिख लेना ताकि याद रहे, बस शिव जी वाला वही मंदिर है। राजधानी थी धारा नगरी। राजधानी कौन सी थी? तो धारा नगरी में इसने एक संस्कृत पाठशाला बनवाई। उस संस्कृत पाठशाला नाम था सरस्वती कंठाभरण। क्या नाम था? इसका मतलब उस समय जो संस्कृत पाठशालाएं बनती होगी उनके ज्यादातर के नाम क्या रहते होंगे? सरस्वती कंठाभरण। अच्छा, उससे भी पहले और लिखो, इसने किताबें लिखी थी, लिखो उसकी पुस्तकें, थोड़ा सही रहेगा। राइटर था बहुत अच्छा। पुस्तकें लिखो, एक लिखो श्रृंगार मंजरी कथा। एक थी कूर्म शतक। कौन कौन सी बताओ देखे? श्रृंगार मंजरी कथा और कूर्म। ये जो श्रृंगार मंजरी कथा है ये तो संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में? और ये जो कूर्म शतक है ये प्राकृत भाषा में थी। कौन सी भाषा में? लिख लो कोष्टक में, ऊपर वाले के लिख लो संस्कृत, नीचे वाले लिख लो प्राकृत। तो कूर्म शतक के स्टार लगाना। ये कोई पूछेगा भाई कूर्म शतक कौन सी भाषा में थी? भाई संस्कृत में लगभग ज्यादातर लिखते थे उस टाइम। तो कौन कौन सी दो किताबें बताओ देखे? श्रृंगार मंजरी कथा और कूर्म शतक। दोबारा नाम बताओ। अपनी राजधानी धारा नगरी में कौन सा संस्कृत विद्यालय? देख लो, अपनी राजधानी धारा नगरी में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। He set up Sanskrit school named सरस्वती कंठाभरण at his capital named धारा नगरी। अपनी राजधानी धारा नगरी में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। He set up Sanskrit school named सरस्वती कंठाभरण at his capital named धारा नगरी। अपनी राजधानी धारा नगरी में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। He set up संस्कृत स्कूल named सरस्वती कंठाभरण at his capital named धारा नगरी। राजधानी धारा नगरी में कौन सी संस्कृत पाठशाला बनाई? सरस्वती कंठाभरण। ऐसी पाठशाला हम पहले किसकी पढ़ चुके हैं? विग्रहराज चतुर्थ ने ऐसी पाठशाला कहां बनाई थी? अजमेर में। और उसकी दीवारों पर किसकी पंक्तियां लिखी गई? किस किसकी? हरकेली और ललित। इसकी दीवारों के ऊपर एक तो लिखी गई कूर्म शतक की पंक्तियां। किसकी पंक्तियां? और एक बुक और हम आगे पढ़ेंगे, वो किसकी बुक है? बुक का नाम है पारिजात मंजरी। क्या नाम है? तो दो किताबों की लाइनें लिखी गई थी। कौन कौन सी दो किताबों की? कूर्म शतक और, लिखो, इस पाठशाला की दीवारों पर, ऑन वॉल्स ऑफ दिस स्कूल, इस पाठशाला की दीवारों पर, ऑन वॉल्स ऑफ दिस स्कूल, इस पाठशाला की दीवारों पर, ऑन वॉल्स ऑफ दिस स्कूल, कूर्म शतक तथा पारिजात मंजरी की पंक्तियां लिखी गई थी। लाइन्स ऑफ कूर्म शतक एंड पारिजात मंजरी वर एनग्रेव्ड। कूर्म शतक तथा पारिजात मंजरी की पंक्तियां लिखी गई थी। लाइन्स ऑफ कूर्म शतक एंड पारिजात मंजरी वर एनग्रेव्ड। कूर्म शतक तथा पारिजात मंजरी की पंक्तियां लिखी गई थी। लाइन्स ऑफ कूर्म शतक एंड पारिजात मंजरी वर एनग्रेव्ड। किस किस की लाइनें लिखी गई थी? कूर्म शतक और पारिजात। कालांतर में तुर्क जब आ गए थे, बाद में हम पढ़ते हैं मालवा में, हमने पहले जब भी मालवा में राजा पढ़े हैं, सारे मुस्लिम राजा पढ़े,
तो तुर्क जब आए तो तुर्कों ने इस पाठशाला को तोड़ा और तोड़ के इसकी मस्जिद बना दी। तो उस मस्जिद का नाम है कमाल मोला मस्जिद। क्या नाम है? कमाल मोला मस्जिद। लिखो, कालांतर में तुर्कों ने इस पाठशाला को तोड़ दिया। लेटर ऑन टर्क्स डिमोलिश दिस स्कूल। कालांतर में तुर्कों ने इस पाठशाला को तोड़ दिया। लेटर ऑन टर्क्स डिमोलिश दिस स्कूल। लेटर ऑन टर्क्स डिमोलिश्ड दिस स्कूल, तथा इसे कमाल मोला मस्जिद में बदल दिया। एंड चेंज्ड इट इन कमाल मोला मॉस्क, तथा इसे कमाल मोला मस्जिद में बदल दिया। चेंज्ड इट इन कमाल मोला मॉस्क। जैसे उन्होंने अजमेर वाली का 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया, वैसे उन्होंने धारानगरी वाली का क्या बना दिया? ऐसे उन्होंने भीनमाल वाले स्कूल सारे के सारे तोड़ दिए थे। इसलिए हम वहां पर पढ़ते हैं कि तुर्कों के आक्रमण के कारण हमारे शिक्षण के अंदर समाप्त कर दिए गए, जिसे भारत की शिक्षा व्यवस्था का पतन हुआ था। उस दिन पढ़ी थी हमने बात, तो यही बात है। अब दूसरी बात देखो, हमने 2 किताबों के नाम पढ़े, एक पढ़ा कोर्म शतक और एक पढ़ा पारिजात मंजरी। कोर्म शतक हम जानते हैं भोज परमार के द्वारा लिखी गई किताब। भोज परमार के बाद में यहाँ पर राजा जो बनते चले गए, उनमें एक राजा बने, एक राजा का नाम था अर्जुन वर्मा। क्या नाम था? मालवा में एक परमार राजा बने, उन परमार राजा का नाम क्या था? अर्जुन वर्मा के दरबार में एक राइटर हुआ, जिस राइटर का नाम था मदन। क्या नाम है? मदन नाम करके राइटर। मदन ने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है पारिजात मंजरी। क्या नाम है? तो पारिजात मंजरी का राइटर कौन है? जो किसके दरबार में था? किसके दरबार में थे? किसके? इसका मतलब ये रहा होगा कि जब पाठशाला बनी होगी तब शुरुआत में तो कुर्म शतक की लाइनें रही होगी, बाद में अर्जुन वर्मा के टाइम में उसमें किसकी लाइनें लिख दी? पारिजात मंजरी। पारिजात मंजरी का राइटर कौन था? मदन, जो किसके दरबार में था? अलग से नीचे की लाइन चेंज करके लिखो। पारिजात मंजरी की रचना मदन ने की थी। पारिजात मंजरी वॉज रिटन बाय मदन। पारिजात मंजरी की रचना मदन ने की थी। पारिजात मंजरी वॉज रिटन बाय मदन। की रचना मदन ने की थी, जो कि अर्जुन वर्मा का दरबारी विद्वान था। Who was court scholar of अर्जुन वर्मा? जो कि अर्जुन वर्मा का दरबारी विद्वान था। Who was court scholar of अर्जुन वर्मा? जो कि अर्जुन वर्मा का, बॉक्स में बंद कर दो इस लाइन को अलग से। जब मालवा में परमार हार गए तो जो बचे खुचे थे वो अजमेर आ गए। कहां गए? उनमें एक था आपका करमचंद परमार, जिसने सांगा को शरण दी थी। पढ़ा था हमने। उन्हीं के अंदर से एक वो था महपा परमार, जिसने मोकल को मार दिया था। पढ़ा था हमने। तो ये परमार परमार एक ही बात, इनमें कोई अंतर है नहीं। आगे लिखो, वागड़ का इतिहास। वागड़। मालवा वाले परमारों में अपने काम की 3 ही है। कृष्णराज अपने काम का इसलिए क्योंकि उसका बेटा डंबर सिंह राजस्थान आया था। मुंज अपने काम का इसलिए क्योंकि उसने आहड़ को तोड़ा और चित्तौड़ पे कब्जा किया। भोज अपने काम का इसलिए क्योंकि उसने अपने चित्तौड़ में समिधेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। अगला कौन सा आ गया? वागड़। वागड़ मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों। देखो, वागड़ में परमार वंश का शासन था। परमार डायनेस्टी रूल्ड ओवर वागड़। वागड़ में परमार वंश का शासन था। परमार डायनेस्टी रूल्ड ओवर वागड़। राजधानी हुआ करती अर्थुणा। राजधानी कौन सी थी? स्टार लगा के लिखो, ये कोई सवाल पूछेगा। बांसवाड़ा में एक जगह पड़ती है अर्थुणा। राजधानी कौन सी है? अर्थ। लिख लो, डंबर सिंह। यही था संस्थापक उधर। लिखो, इसने वागड़ में परमार राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड परमार स्टेट इन वागड़। इसने वागड़ में परमार राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड परमार स्टेट इन वागड़। वागड़ में परमार राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड परमार स्टेट इन वागड़। अगला राजा लिखो, मंडलिक।
बांसवाड़ा में एक जगह पड़ती है पाणाहेड़ा, कौन सी जगह? पाणाहेड़ा में मंडलिक ने शिव जी का एक मंदिर बनवाया, इसलिए नाम हो गया मंडलेश्वर। क्या नाम हो गया? तो मंडलेश्वर मंदिर की स्थापना कहाँ की, कहाँ पे की? लिख लो, पाणाहेड़ा कहाँ पड़ता है? इसने पाणाहेड़ा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। He built मंडलेश्वर टेम्पल एट पाणाहेड़ा। इसने पाणाहेड़ा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। He built मंडलेश्वर टेम्पल एट पाणाहेड़ा। पाणाहेड़ा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। मंडलेश्वर टेम्पल एट पाणाहेड़ा। अगले राजा का नाम लिखो, चामुंडराज। चामुंडराज ने कहा, ये बेटा ही था मंडली का, इसने कहा सेम मंदिर जो पापा वाला मंदिर है राजधानी में बनवाएंगे। राजधानी कौन सी थी, कौन सी थी? इसने अर्थुणा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। He built मंडलेश्वर टेम्पल एट अर्थुणा। तो मंडलिक तो कहां बनवा के गया? पाणाहेड़ा। उसके बेटे चामुंडराज ने कहां पर बनवा दिया? अर्थुणा। अर्थुणा क्या थी इनकी? राजधानी। इसने अर्थुणा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर बनवाया? अर्थुणा। फिर हम जानते हैं कि वागड़ वाले परमारों में बाद में मेवाड़ वाला सामंत सिंह अटैक करता है, वो वागड़ वाले परमारों को हराता है और वागड़ वाले परमारों को हराकर वहां पर गोहिल राज्य की स्थापना कर देता है और अपनी राजधानी बनाता है बड़ौदा। क्या बनाता है? फिर हमने बताया डूंगर सिंह बाद में राजधानी लेके आ गया था डूंगरपुर। तो वागड़ की राजधानी कौन सी होगी? डूंगर। फिर हमने पढ़ा था कि उदय सिंह जो कि खानवा युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, उसके दो बेटों ने राज्य का बंटवारा कर लिया। एक हो गया बांसवाड़ा और एक हो गया डूंगरपुर। एक तरफ रह गया पृथ्वीराज और एक तरफ चला गया जगमाल। पढ़ा था? तो वागड़ की आगे की हिस्ट्री अपने को पता है। जालोर और किराड़ू के परमारों के बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी यहाँ नहीं। हमें इतना याद रखना कि जालोर और किराड़ू में कौन सा वंश रहा था, उनके बारे में ज्यादा कोई पढ़ने वाली बातें नहीं। कितने वंश पढ़ लिए हमने? गोहिल, राठौड़, कछवाहा, चौहान, परमार। अब एक बचा है, देखो। जैसे हम पढ़ रहे थे कि परमारों का मूल निवास स्थान कौन सा माना जाता है? आबू। जैसे हम पढ़ रहे थे चौहानों की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? सपाद लक्स। वैसे प्रतिहारों की उत्पत्ति मानी जाती है मंडोर। कहां से मानी जाती है? मंडोर कहां पड़ता है? कहां पे? आप और याद कीजिए, मैंने बताया था कि इंदा प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा राठौड़ से की और मंडोर उसे दहेज में दे दिया था। पढ़ा था? देखो, मंडोर प्रतिहारों का उत्पत्ति स्थल था। मंडोर वॉज ओरिजिन पैलेस ऑफ प्रतिहार्स। मंडोर कहां पड़ता है? जोधपुर। ऐसी मान्यताएं किंवदंतियां तो ये भी कहती है कि कभी इसका नाम मंडोर नहीं, इसका नाम रहा होगा मंदोर। क्या रहा होगा? इसलिए यहां की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था मंदोदरी। क्या नाम था? रावण की पत्नी। किसकी पत्नी? तो रावण का ससुराल कहां था? रावण फुंफुसा है अपना, यही है। और पहले ऐसे वाह करते थे, जहां की राजकुमारी है वैसा ही, जो जिस जगह की राजकुमारी है वैसा ही राजकुमारी का क्या हो जाता? गांधार की राजकुमारी। कौन से देश की राजकुमारी? मध्य देश की राजकुमारी माद्री। मिथिला की राजकुमारी मैथिली। कौशल की राजकुमारी कौशल्या। कैकई के राजकुमारी कैकई। जोधपुर की राजकुमारी जोधाबाई। जोधपुर की राजकुमारी जोधा। मंदोर की राजकुमारी, ऐसा रहा होगा। इसका मतलब मंदोर पुराना तो है, बहुत पुराने टाइम का शहर रहा होगा। अपने जो प्रतिहारों की रियासत पड़ते हैं राजस्थान मुख्य थे, वो मंडोर ही पड़ते हैं, क्योंकि एक रियासत प्रतिहारों की ओर थी, वो थी भीनमाल। कौन सी थी? लेकिन बाद में प्रतिहार भीनमाल वाले प्रतिहार बहुत शक्तिशाली हुए और उनकी राजधानी हो गई थी कन्नौज। क्या हो गई थी? और वो बाद में हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं? तो यहां हम कहां की हिस्ट्री पढ़ते हैं बाद में? मंडोर।
लिखो मंडोर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मंडोर। लिखो, एक लाइन वापस रिपीट मार लो अपने। मंडोर में प्रतिहार वंश का शासन था। प्रतिहार डायनेस्टी रूल्ड ओवर मंडोर। अब राजा लिखते, लिखो पहला लिखो हरिश्चंद्र। जैसे कल हम पढ़ रहे थे, आबू के परमारों का आदि पुरुष कौन था? धूमराज। वैसे मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष किसे माना गया? लिखो, यह है मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष था। He was first ancestor of प्रतिहार्स ऑफ मंडोर। यह है मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष था। He was first ancestor of प्रतिहार्स ऑफ मंडोर। इसकी एक उपाधि लिखो, रोहलिद्धि। लिखो, मैं अर्थ बताता हूं, लिखो। टाइटल क्या था इसका? रोहलिद्धि। रोहलिद्धि का मतलब होता है योग क्रिया में निपुण, योगा जो करता है। बाबा रामदेव, आगे लिख लो भले, योग क्रिया में निपुण, एक्सपर्ट इन योगा। आत्म प्रभा पढ़ा था। योग क्रिया में निपुण, योग क्रिया में निपुण होता है उसको क्या कहते होंगे? रोहलिद्धि। इसलिए हरिश्चंद्र की उपाधि क्या मिलती है? रोहलिद्धि। कहते बड़ा विद्वान व्यक्ति था, वेद आते थे इसको, वेदों का ज्ञाता था। लिख लो, यह वेदों का ज्ञाता था। ही वॉज स्कॉलर ऑफ वेदाज। यह वेदों का ज्ञाता था। ही वॉज स्कॉलर ऑफ वेदाज। किसका ज्ञाता था? किसका विद्वान था? प्रतिहारों के जो अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों में हरिश्चंद्र को ब्राह्मण कहा गया। क्या कहा गया? लिखो, प्रतिहार अभिलेखों में इसे ब्राह्मण कहा गया है। इन प्रतिहार इंस्क्रिप्शंस ही इज रेफर्ड एज ब्राह्मण। प्रतिहार अभिलेखों में इसे ब्राह्मण कहा गया है। इन प्रतिहार इंस्क्रिप्शंस ही इज रेफर्ड एज ब्राह्मण। एक दिन हमने पहले इस विषय पर काफी बातें की थी कि खूब सारे राजाओं के बारे में इस प्रकार की बातें हैं कि वो क्या थे? ब्राह्मण। ऐसे चौहानों को कह दिया गया वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। ऐसे गोहिलों के बारे में कहा जाता है नागर नामक ब्राह्मण की संतान है। वैसे ही प्रतिहारों के बारे में कहा जाता है कि मंडोर के हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की, या मंडोर के प्रतिहार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की संतान। पर मुझे ये जो लाइन लिखी, और ये आरपीसी का क्वेश्चन है। आरपीसी ये मंडोर वाले प्रतिहारों के 2-3 सवाल ही पूछती है घुमा फिरा के। उनमें एक सवाल ये है कि हरिश्चंद्र को प्रतिहारों के अभिलेखों में क्या बताया गया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो क्या बताया गया? ब्राह्मण बताया गया। और ये जो लाइन लिखी है आपने कि प्रतिहार अभिलेखों में से ब्राह्मण बताया गया, इसकी ठीक ऊपर वाली लाइन कौन सी है? पढ़ो देखे, ये वेदों का। अब इन दोनों पे विचार कीजिए। आज भी कोई इंटेलिजेंट आदमी अपने के पंडित जी है? आज भी कोई वेद पुराण बांचे तो अपने कह देते? अरे अरे ये पंडित जी भाई साहब, इसको सब कुछ आता है, इसको संस्कृत आती है, ये यार वेद पुराण बोल देता है, ये श्लोक बोल देता है। तो संभवत्व ऐसा कुछ रहा होगा इस वजह से। और मैंने बताया इन चीजों के कईयों के सिंबॉलिक प्रतीकात्मक महत्व है, तो शायद इसलिए भी बता दिया गया क्योंकि वो किसका ज्ञाता रहा था? वेदों का ज्ञाता। अब भी अपने अपने भी साथ भी कोई दोस्त होता है, और यदि वो संस्कृत अच्छी बोले, यदि वो मंत्र सारे बोल ले, तो अपने उसको कह सकते हैं अरे ओ ब्राह्मण है। कह देते हैं नॉर्मली। मैंने शायद बचपन से ही नहीं होगा, मैं लहसुन प्याज नहीं खाता, है ना। मेरे चेहरे देख के नहीं लगता आपको मेरा चेहरा देख के आपको लगता है कि ये क्लास में आने से पहले मुर्गा अकेला खा के आया होगा, है ना। और शाम को तो डेली बकरे का झटका खुद करता होगा ये। पर मैं पूर्णतः शाकाहारी हूँ। और प्याज तो मेरे याद ही नहीं आता कि मैंने कभी खाया होगा। और बहुत छोटा था तब से भाई, मेरी स्मृति में याद नहीं आता कभी खाया है। और अभी भी मैं कोई शादी ब्याह के अंदर चला जाता हूँ तो मेरी हालत खराब हो जाती है कि मैं वहां खाऊं क्या। तो फिर आजकल शादी ब्याह में एक काम ठीक है कि एक दाल पक्की ऐसी बनती है जो बिना प्याज की होती है। तो मैंने अक्सर जितनी किसी खुद के ब्याह को छोड़ के किसी के भी ब्याह में गया हूं तो वहां दाल से टाइम पास किया। या फिर मेरा मानना है कि शादी ब्याह में आए तो फिर सब्जी क्यों खानी है
ब्याह का तो मतलब ही क्या है, यहाँ पे भी आके यदि मिर्चों में मंथरडा करना है तो फिर मतलब ही क्या निकलेगा यार। यहाँ पे तो आगे कम से कम क्या खाया जाए, मिठाई खाया जाए, तो अपने मिठाई खा के वो पेट भर लेते हैं, पर वो नहीं खाया जाता। तो अब मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मेरे साथ कोई दोस्त गया तो वो कहते हैं कि जैन थाली लिया। कौन सा लेके आ जाओ, जैन थाली। हालांकि वो बड़ा बुरा करते हैं रेस्टोरेंट वाले। मेरा कहने का मतलब होता है जैन थाली का कि तू प्याज लहसुन मत डालना, मसाले तो ढंग से डाल के ला उसमें। वो मसाले भी नहीं डालता। मुझे लगता है जैन नमक मिर्च भी नहीं खाते शायद, वो सीधा ही ला के रख देता है, पर आपको खाना ही पड़ता है बाहर। आप जब भी जाते हो जैन थाली, तो मेरे साथ वाले सारे दोस्त मुझे कह देते हैं कि ये जैन है। इसका मतलब ये नहीं है मैं जैन हूं, मैं उनके जैसा खाना खाता हूं, सेम ब्राह्मणों की तरह किताबें पढ़ता होगा, इसलिए अभिलेखों में क्या कह दिया गया। आगे बात समझ में। तो आपके घर मेरे को जीवने के लिए बुलाओ तो सब्जी में क्या नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, फिर मेरे को वो एक बार कोई पूछे कि आप सच में लहसुन प्याज नहीं खाते, नहीं, फिर नॉनवेज में। तो ये किसने कहा आपको कि मैं नॉनवेज में नहीं नहीं, नॉनवेज तो आप खाते होंगे, नहीं नॉनवेज नहीं खाता। अच्छा, पर नॉनवेज में प्याज नहीं डालते होंगे, अरे नॉनवेज नहीं खाता तो आपने लहसुन प्याज खाने, आप खा सकते हो। हाँ, मैं नहीं खाता, तो मेरे लिए कभी सब्जी बनाओ या मेरे को कभी जीवने के लिए बुलाओ। आप सोच रहे हो कौन बुला रहा है तेरे को, जबरदस्ती आना चाहता है, माहौल बना रहा है। हमारे तो खुद के लाले पड़ रहे हैं, तेरे को और बुलाए। टिफिन वाला खाना खा खा के तंग हो रखे हैं। चलो, हरिश्चंद्र है ना, तो हरिश्चंद्र के बारे में तीन बातें अपने पास। हरिश्चंद्र मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष था। हरिश्चंद्र की उपाधि रोहलिद्धि है, जिसका मतलब योग क्रिया में निपुण। वह वेदों का ज्ञाता। अभिलेखों में उसको क्या बताया गया, इसके स्टार लगाओ, ये सवाल पूछते हैं। हरिश्चंद्र के चार बेटे थे। एक का नाम है रज्जिल, क्या नाम है, एक का नाम है भोग भट्ट, क्या नाम है, एक का नाम है कक, क्या नाम है, एक का नाम है दद्द, क्या नाम है। इनकी ठीक था कि नॉर्मली क्या होता है, अपने घर में टाबर होता है तो पंडित जी को बुला के पूछे पंडित जी नाम क्या रखे, तो पंडित जी पहले अक्षर बता के जाते हैं, कै पे रख लो, पै पे रख लो, मैं पे रख लो। फिर अपने अपने हिसाब से भाई कै पे कमल रख ले, भाई जो रखना है आपने। इधर मुझे लगा इनका कै पे रख लो, इनका कै का दे पे रख लो, दे तो इन्होंने वैसे ही रख रुका दी भाई साहब। तो चार बेटे थे, क्या क्या नाम थे उनके, रज्जिल, भोग भट्ट। ऐसा कहा गया अभिलेखों में इनकिन चारों ने मिलकर मंडोर को जीता। इन चारों ने मिलके और यहां पे परकोटा बनवाया। क्या बनवाया, इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीता, और यहां पर किससे बनवाया नहीं पता, ये कहां से आए थे नहीं पता। अपने पास जानकारी हरिश्चंद्र नामक एक व्यक्ति है जो अभिलेखों में ब्राह्मण बताया गया, उसके चार बेटे हैं, उनके नाम रज्जिल, भोग भट्ट, कक और दद है। उन चारों ने मिलकर मंडोर जीता और वहां पर परकोटे का निर्माण करवाया। लिखो, इसके चार बेटों ने मंडोर जीता, नाम बाद में लिख लेंगे, पहले सीधा लाइन लिख लो। इसके चार बेटों ने मंडोर जीता, हिज फोर सन्स कैप्चर्ड मंडोर। इसके चार बेटों ने मंडोर जीता, हिज फोर सन्स कैप्चर्ड मंडोर। तथा परकोटे का, तथा यहां पर परकोटे का निर्माण करवाया, एंड बिल्ट रैम्पार्ट हियर। तथा यहां पर परकोटे का निर्माण करवाया, एंड बिल्ट रैम्पार्ट हियर। किसका निर्माण करवाया, परकोटे का निर्माण। अब चारों के नाम लिख लो, रज्जिल, भोग भट्ट, कक और दद्द। क्या क्या नाम बताओ देखे, रज्जिल, भोग भट्ट, कक और दद्द। अगला लिखो रज्जिल। जैसे हमने पढ़ा कि आबू के परमारों की वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है, वैसे थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम का क्वेश्चन था कि मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली कहां से प्रारंभ होती है, रज्जिल। क्योंकि मंडोर का राजा कौन बना था, रज्जिल। हरिश्चंद्र राजा नहीं है, कहां से क्या है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। उसके चार बेटों ने जीता, उन चारों बेटों में जो राजा बना था वो कौन था, लिख लो। यहां से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है।
genealogy of प्रतिहार्स ऑफ मंडोर स्टार्टेड फ्रॉम हियर। यहां से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है। जीनियोलॉजी ऑफ प्रतिहार्स ऑफ मंडोर इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। स्टार लगाना थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम का क्वेश्चन है। यहां से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है। जीनियोलॉजी ऑफ प्रतिहार्स ऑफ मंडोर इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। अगला राजा लिखो नरभट्ट। अगला राजा कौन है? भगवान जाने इसको ऐसी उपाधि किसने दी, बड़ी गजब उपाधि है इसकी, पहला पहली। बता, कूटता होगा किसी को ज्यादा। यूपी साइड वाले कोई कूट देता तब कहते हैं पेल दिए उसको। टाइटल लिख लो। अगला राजा स्टार लगाए लिखो नागभट्ट। इसका सवाल बनता है नागभट्ट। नागभट्ट ने राजधानी चेंज की। पहले राजधानी थी मंडोर, ये राजधानी अपनी लेके चला गया मेड़ता। कहां लेके चला गया? ये सवाल पूछेंगे, कोई स्टार लगा लेना कि राजधानी को मेड़ता किसने बनाया था या मेड़ता को राजधानी किसने बनाया था। लिख लो, इसने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। मेड़ता कहां पड़ता है? ही मेड मेड़ता एज हिज कैपिटल। इसने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। इसने मेड़ता को, तो दो सवाल। एक सवाल तो है कि हरिश्चंद्र को अभिलेखों में क्या कहा गया है? ब्राह्मण। एक ये कि कौन से प्रतिहार राजा ने मेड़ता को राजधानी बना लिया था? कौन है? नागभट्ट का एक बेटा था, उसका नाम था तात। क्या नाम था? राजा बनना चाहिए था तात को, पर तात बन गया था सन्यासी। क्या बन गया था? उसने कहा ना ना, ये राजवाज अपने बस की बात है, ये दुनिया में महफिल काम की। देखो, इसका बेटा तात सन्यासी बन गया था। हिज सन तात बिकेम ए सेंट। इसका बेटा तात सन्यासी बन गया था। हिज सन तात बिकेम ए सेंट। कहते हैं मंडोर में एक ऋषि रहा करते थे किसी टाइम, उनका नाम था मंडव्य। क्या नाम था? मंडव्य ऋषि की भूमि थी, इसलिए नाम इसका मंडोर रहा होगा। जैसे जाबाली की भूमि के कारण जाबालीपुर, तो मंडव्य की भूमि मंडोर। उन मंडव्य ऋषि का आश्रम था। तात उस मंडव्य ऋषि के आश्रम में जाके बैठ गया। तात से जो छोटा भाई था उसका नाम था भोज। क्या नाम था? मतलब नागभट्ट के दो बेटे हैं, एक बेटे का नाम है तात, एक बेटे का नाम क्या है? भोज। राजा किसको बनना चाहिए? तात। तात क्या बन गया? सन्यासी। फिर राजा किसको बनाया गया? पर भोज ने भी कहा मैं मंडोर रहूंगा। कहां रहूंगा? भैया मंडोर बैठे हैं तो फिर मैं भी कहां रहूंगा। इसका मतलब राजधानी कुछ समय के लिए मेड़ता गई है, लेकिन वापस बाद में कहां पर आ गई है? मंडोर। लिख लो, इसी लाइन में कंटिन्यू करना। तात वाली लाइन में क्या लिखे? तात वाली लाइन क्या लिखे? इसका बेटा तात सन्यासी बन गया था, इसी में करो। तथा उसने अपने छोटे भाई भोज को मंडोर का राजा बना दिया था। एंड ही अपॉइंटेड हिज यंगर ब्रदर भोज एज किंग ऑफ मंडोर। तथा उसने अपने छोटे भाई भोज को मंडोर का राजा बना दिया था। एंड ही अपॉइंटेड हिज यंगर ब्रदर भोज एज किंग ऑफ मंडोर। छोटे भाई भोज को मंडोर का राजा बना दिया था। किसने बना दिया? तात। तात का छोटा भाई कौन है? भोज। उसको कहां का राजा बना दिया? मंडोर का राजा। अगला राजा लिखो सिलूक। है? भोज का मतलब क्या था? कोई नाम ही है, सिलूक। अगला राजा कौन है? सिलूक के बारे में कहा जाता है उसने वल तथा तमणी को जीता। किस किस को जीता? वल और तम। सुनो देखो, उस टाइम के हिसाब से शहरों के नाम लिखे हैं वल और तमणी। क्या क्या लिखे हैं? वल और। वल आज का जैसलमेर है, तमणी आज का फलोदी है। फलोदी जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है, तो तम फलोदी का नाम क्या रहा होगा? तमणी। जैसलमेर का नाम क्या रहेगा? वल। इसका मतलब उसने जैसलमेर और फलोदी को जीता। मंडोर में बैठ के इनको तो जीत ही सकता है। मंडोर जोधपुर में, जैसलमेर फलोदी पास में पड़ता है। तो वल का मतलब क्या है? जैसलमेर। तमणी का मतलब क्या है? फलोदी। इनको किसने जीता? इसने वल तथा तमणी को जीता। ही कैप्चर्ड वल एंड तमणी।
किसको जीता? वल और तमणी। वल मतलब, तमणी मतलब, और सुनना दे, इसमें लिखा हुआ इसने वल के राजा देवराज भट्टी को हराया। वल के कौन से राजा को हराया? देवराज भट्टी को हराया तथा उसका छत्र छीन लिया। क्या छीन लिया? आप लिखो, फिर मैं और समझाता हूं। लिखो, इसने वल के राजा देवराज भट्टी को हराया। He defeated Walla's king देवराज भट्टी। इसने वल के राजा देवराज भट्टी को हराया। He defeated Walla's king देवराज भट्टी। वल के राजा देवराज भट्टी को हराया। He defeated Walla's king देवराज भट्टी तथा उसका छत्र छीन लिया। And snatched his छत्र, तथा उसका छत्र छीन लिया। And snatched his छत्र, तथा उसका छत्र छीन लिया। And snatched his छत्र। अब सुनना, देखो वापस। हम बीच में कभी मैंने बात की तो मैंने बताया था कि जैसलमेर में भाटी राजवंश था। कौन सा राजवंश था? भाटियों की राजकुमारी थी, इसलिए हम कहते हैं उमादेव भटियाणी। उमादेव भटियाणी। हम कहते हैं लूणकरण भाटी जैसलमेर का राजा था। पढ़ते हैं अपने। भाटी शुरुआती शब्द के अंदर रहा होगा भट्टी। भट्टी 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 करते करते धीरे धीरे क्या होगा? भट्टियों का नेर था, इसलिए बटनेर। भट्टियों का नेर था, इसलिए भट्टियों का बसाया हुआ बटिंडा, है ना। भट्टियों का बटिंडा, भट्टियों का बटनेर। धीरे धीरे वो नाम और चेंज होते होते भट्टी होते होते क्या हो गया होगा? भाटी हो गया। तो एक जैसलमेर का राजा, जैसलमेर मतलब वल, वल मतलब जैसलमेर। तो जैसलमेर का एक भाटी वंश का राजा रहा, उसका नाम क्या रहा होगा? देवराज। उसको हराया होगा और उसका क्या छीन लिया होगा? छत्र। और सुनो, मैंने आपको बीच में बताया था कि जयपुर के जो राजा है, जो कछवाहा राजवंश था, वो भगवान राम के वंशज है, इसलिए उनको कहा जाता है रघुकुल तिलक। क्या कहा जाता है? भाटियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाटी भगवान कृष्ण के वंशज है। किसके वंशज है? कि भगवान कृष्ण की जो लगातार पीढ़ी चली आ रही थी, उसी में जैसलमेर के राजा आए थे। भगवान कृष्ण के वंशजों ने बाद में जैसलमेर पर राज किया था। ऐसा मानते हैं कि भगवान कृष्ण का जो राज था, भगवान कृष्ण जिस सिंहासन पर विराजते या उनके बाद वाली उनकी पीढ़ियां जिस सिंहासन पर बैठती थी, जब राजा बैठता तो उसके ऊपर एक छत्र ताना जाता था। क्या ताना जाता? एक छतरी उसके ऊपर यूं तनी रहती थी। इसलिए जैसलमेर वाले कालांतर में भगवान कृष्ण के वंशजों के पास वो छतरी चली जाती रही। भगवान कृष्ण के वंशजों ने कहा राज किया? जैसलमेर। तो छतरी भी कहां पर आ गई होगी? जैसलमेर। इसलिए जैसलमेर वाले भाटियों के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ था, छत्राला यादवपति। क्या जुड़ा हुआ था? भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, पति मतलब स्वामी, तो यदुवंशियों का स्वामी कौन हो गया? राजा। और वो राजा क्या धारण करता है? छत्र। तो जैसलमेर वालों की अब तक भी उनकी जो उपाधि चली आ रही है वो है छत्राला यादवपति। इसका मतलब जैसलमेर वालों के पास छत्र रहा होगा, ये छीन के लिए आया होगा। ये तो पढ़ा हमने, देवराज भट्टी ने उसका क्या छीन लिया था? छत्र छीन लिया होगा। समझौता हुआ होगा, उसे वापस दे दिया होगा। पर किसी का छत्र छीन के लेना, इसका मतलब उसको बड़ी हार दी होगी कि साहब हम देख ले, हम तो तेरा छत्र भी छीन के लेके जा रहे हैं उसके अंदर। तो पहले बड़ी चीज है। तो वल के कौन से राजा को रहा और उसे क्या छीन लिया था? अगला राजा लिखो। अगला राजा है कक। अगला कौन है? कक। अगला राजा कौन है? कक। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि प्रतिहार एक तो अपने मंडोर में थे, एक प्रतिहार थे भीनमाल। कहां पर थे? और मैंने कहा था भीनमाल वाले प्रतिहार बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे ना। बीच में जब मैं मारवाड़ शुरू कर रहा था, तब भी मैं बता रहा था कि भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। 3 पार्टियां आपस में लड़ ली थी, जिसमें एक अपने वाले प्रतिहार थे, एक आपके साउथ इंडिया के राष्ट्रकूट थे, एक बंगाल के अंदर थे पाल। कौन थे? पाल। तो मैंने कहा था शुरुआत में लड़ाई प्रतिहारों और पालों के बीच में शुरू हुई थी। प्रतिहार जीते थे, फिर उनको हरा के यहाँ पर आ गए थे राष्ट्रकूट। फिर राष्ट्रकूटों को वापस जाना पड़ गया। फिर प्रतिहार पाल लड़े, वापस प्रतिहार जीते, उनको वापस कौन हरा देता है? राष्ट्रकूट। फिर प्रतिहार पाल लड़े, इस बार प्रतिहार जीत गए। फिर राष्ट्रकूट दोबारा आए नहीं थे, पर राष्ट्रकूटों ने 2 बार हमला करके प्रतिहारों को हराया। जो बताया था, फाइनली कन्नौज पर कब्जा किया था प्रतिहारों ने। ऐसी बातें हमने की थी पहले। तो इन प्रतिहारों का एक राजा हुआ था, भीनमाल वाले प्रतिहारों का, उसका नाम था वत्सराज। क्या नाम था? क्या नाम था? वत्सराज नाम था। कहां का प्रतिहार राजा? भीनमाल। भीनमाल का प्रतिहार राजा। ये बड़े राजा है, तो इनके अधीन जो होंगे वो इनके क्या हो जाएंगे? सामंत। तो मंडोर का प्रतिहार कौन है? कक। ये इसका सामंत है। तो मंडोर का प्रतिहार कक भीनमाल के कौन से प्रतिहार का सामंत था? वत्सराज पालों से लड़ता है। पाल कहां के राजा थे? बंगाल। तो बंगाल में वहां पालों का एक राजा था, उसका नाम था धर्मपाल। क्या नाम था? तो धर्मपाल के और वत्सराज के बीच में एक युद्ध होता है। वहां बिहार में एक जगह पड़ती है मुंगेर। कौन सी जगह? इन पालों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मुंगेर। तो मुंगेर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? किस किस के बीच?
वत्सराज और धर्मपाल। वत्सराज भीनमाल का प्रतिहार राजा है, बंगाल का पाल राजा धर्मपाल है। इन दोनों के बीच कौन सा युद्ध होता है? और इसमें जीतता है वत्सराज। कौन जीता है? प्रतिहारों के अभिलेख में लिखा कि वत्सराज को कक ने जितवाया था। वत्सराज को कुल मिला कहने की बात यह कि कक ने युद्ध में भाग लिया। कक ने युद्ध में क्यों भाग लिया होगा? तो किसकी तरफ से लड़ने गया होगा? वत्सराज। क्यों गया होगा? क्योंकि वत्सराज का क्या रहा होगा? पहले बढ़ गई बात। देखो मुंगेर के युद्ध में, मुंगेर के युद्ध में इन बैटल ऑफ मुंगेर, मुंगेर के युद्ध में इन बैटल ऑफ मुंगेर इसने धर्मपाल के खिलाफ वत्सराज प्रतिहार का साथ दिया था। He supported वत्सराज प्रतिहार अगेंस्ट धर्मपाल। इसने धर्मपाल के खिलाफ वत्सराज प्रतिहार का साथ दिया था। He supported वत्सराज प्रतिहार अगेंस्ट धर्मपाल। मुंगेर बिहार में एक जगह पड़ती है ना, पालों की राजधानी थी। वत्सराज प्रतिहार का साथ दिया था, धर्मपाल के खिलाफ वत्सराज प्रतिहार का साथ दिया था। लाइन चेंज करके लिख लो। इस युद्ध में वत्सराज की जीत हुई। वत्सराज won this battle। इस युद्ध में वत्सराज की जीत हुई। वत्सराज won this battle। इस युद्ध में किसकी जीत हुई? वत्सराज की जीत। नीचे लिख लो, कक वत्सराज का सामंत था, ताकि याद रहेगा। कक वत्सराज का सामंत था। भाई क्यों गया युद्ध में भाग लेने के लिए? कक वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ वत्सराज। आगे इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, वहां वत्सराज पढ़ोगे तो याद आ जाएगा आपके। वहां मुंगेर का युद्ध पढ़ोगे तो याद आएगा कि मुंगेर को तो जिताने वाला एक बंदा मंडोर से गया था। वो बंदा कौन था? कक। कौन था? फिर कक कहता वैसा लड़ाई झगड़े तो छोड़ो, ये तो मैं चलते फिरते कर ही लेता हूं, बाकी मैं इंटेलिजेंट बंदा हूं। कक कहता है कि मुझे ज्योतिष आती है, मुझे ग्रामर आती है, मुझे पोइट्री आती है, रीजनिंग भी आती है। कौन कौन से सब्जेक्ट आते थे इसे? ज्योतिष, व्याकरण, काव्य और एस्ट्रोलॉजी, ग्रामर, पोइट्री, रीजनिंग या लॉजिक। लिखो, यह ज्योतिष, व्याकरण, काव्य तथा तर्क का ज्ञाता था। वो द स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ग्रामर, पोइट्री एंड लॉजिक। यह ज्योतिष, व्याकरण, काव्य तथा तर्क का ज्ञाता था। He was the scholar of astrology, grammar, poetry and logic। अगला राजा लिखो, बाउक। अगला कौन है? लिखो, यह कक का बेटा था। ये वो सन ऑफ कक। कक ने का बेटे का नाम रख दो बाउक। बेटे का नाम क्या है? बाउक। बाउक ने कहा भाई साहब इतिहास लिखाओ, हरिश्चंद्र से लेके मेरे तक सबकी जानकारियां मिलनी चाहिए। तो इसने अभिलेख लगवाया। ऐसा अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा होती है। तो बाउक प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है? बाउक प्रशस्ति है 837 ईस्वी की। कब की है? कब की है? 837 ईस्वी की। राजधानी कौन सी है इनकी? मंडोर। तो मंडोर के विष्णु मंदिर में लगाई थी। कहां पर लगाई थी? देखो, मंडोर के विष्णु मंदिर में, इन विष्णु टेम्पल ऑफ मंडोर। मंडोर के विष्णु मंदिर में, इन विष्णु टेम्पल ऑफ मंडोर, इसने बाउक प्रशस्ति लगवाई थी। ही इंस्टॉल्ड बाउक यूलोजी। इसने बाउक प्रशस्ति लगवाई थी। ही इंस्टॉल्ड बाउक यूलोजी। जो प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देती है। विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ प्रतिहार्स। जो प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देती है। विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रतिहार्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ प्रतिहार्स। जो प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देती है ना। आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बाउक प्रशस्ति से कौन से वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? किसके? वो दे देंगे राठौड़, चौहान, परमार और प्रतिहार। तो कौन सा वंश? क्योंकि बाउक प्रतिहार राजा था, तो उसकी प्रशस्ति भी किसके बारे में बताएगी? प्रतिहारों। बाद में जब जोधा राजधानी बनाते हैं, जोधपुर राजधानी क्या बनाते हैं? तो बाद में शिफ्ट जोधपुर हो गए उधर। तो जोधपुर का जब परकोटा बनाया गया, मालदेव के टाइम पर परकोटे बनाए गए थे, तो ये मंडोर वाला विष्णु मंदिर टूट गया था। तो जिस पत्थर पे प्रशस्ति लगी हुई थी, वो पत्थर परकोटे में लगा दिया। वो पत्थर कहां लगा दिया?
वो लोग भूल गए, ऐसी कोई प्रशस्ति भी थी। बाद में ये गौरीशंकर हीराचंद औजार, ये जब बाद में कोई इतिहास लिख रहे थे, तो बाद में किसी को पता चला कि परकोटे में एक बाटा लगा हुआ है और उस बाटे पे कुछ लिखा हुआ है। तब जाके पढ़ा, तब पता चला ये तो बाउक प्रशस्ति है। उस बाउक प्रशस्ति में बाद में लिखा हुआ है कि भाई ये विष्णु मंदिर में लगाई जा रही है। तो पता चला कि मंडोर में क्या था, तो पता चला कि ओरिजिनली तो ये कहां पर था, विष्णु मंदिर। मंदिर टूट गया होगा तो किसी ने वो पत्थर कहां पर लगा दिया होगा, परकोटे में। कहां लगा दिया, परकोटे। तो हमें मिली जो थी वो कहां पे मिली थी, परकोटे। और अपने को तो याद रखना है कि बाउक प्रशस्ति किस वंश की जानकारी देती थी, किस वंश की। अगला राजा लिखो, लिखो कक्कुक। पढ़ते जा रहा हूँ, नाम गजब है, कक्कुक। अरे पंडित जी अच्छे थे, फालतू में ज्यादा बड़े नाम रख देते। अब कक्को, ये भी कक्का बेटा, कक के दो बेटे थे, एक था बाउक और एक था कक्कुक। पहले राजा बना बाउक और फिर कौन बना, कक्कुक। लिखो, यह भी कक्का बेटा था। ये वाज आल्सो सन ऑफ कक। कक्को का एक बेटा और है, क्या नाम रखे थे उसने, कहा मेरे आगे एक का और लगा दो। तो उसने कहा ऐसे थोड़ी होता है, फिर कहा ऊ लगा दो, तो कक्कुक कर दो, ना बोला नहीं जाएगा, कैसे बोलेंगे, शाहरुख खान बन जाएगा बंदा। लिखा, शाहरुख खान का ही है। यह भी कक्का बेटा था, किसका बेटा था, कक। इसने मंडोर के पास में गांव, उस गांव का नाम है घंटियाला। क्या नाम है, उस घंटियाला गांव में 2 अभिलेख लगवाए थे। कितने अभिलेख लगवाए थे, 2 अभिलेख लगवाए थे। कहां पर लगवाए थे, लिखो, इसने घंटियाला में 2 अभिलेख लगवाए थे। इंस्टॉल्ड 2 इंस्क्रिप्शन सेट घंटियाला। इसके स्टार लगाना, ये सवाल है। इसने घंटियाला में 2 अभिलेख लगवाए थे। इंस्टॉल्ड 2 इंस्क्रिप्शन सेट घंटियाला, जोधपुर में 2 अभिलेख लगवाए थे। अब सुनना, देखो 2 अभिलेख। पहला जो अभिलेख मिला है वो जिस जगह से मिला, उस जगह का नाम है माता की साड़। क्या नाम है, मैंने बताया था इधर मंडोर साइड में बड़े मंदिर जो होते हैं उनको साड़ बोलते हैं। अभय सिंह ने 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ मंडोर में बनवाई थी, बताया था। वैसे कि माता जी का बड़ा मंदिर रहा होगा, इसलिए नाम क्या पड़ गया, माता की साड़। माना जाता है किसी टाइम में पहले एक जैन टेम्पल था। कैसा टेम्पल था, जैन मंदिर रहा होगा, आक्रमण हुआ होगा, आक्रमण हुआ तो मंदिर की मूर्ति तोड़ गए होंगे, तो जैनों वाली मूर्ति टूट गई। लोगों को लगा यार मूर्ति टूट गई, वो मूर्ति तो अब ला नहीं सकते, किसी के पास माता जी की मूर्ति पड़ी तो उसने जैन मंदिर में ले जाकर किसकी मूर्ति लगा दी, माता जी। तब से ये मंदिर क्या हो गया, माता की साड़। तो इसको माता की साड़ का दो या क्या का दो, इसको आप एक जैन मंदिर। यहां से एक अभिलेख मिला, जो अभिलेख प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में, कौन सी भाषा में। इससे थोड़ा आगे चलने के बाद एक जगह, उस जगह का नाम है खाखू देवल। क्या नाम है, अक्सर जो सती माता हुआ करते हैं ना, कहीं पर सतियां हुआ करती, सतियां होती तो उनके पिलर लगाए जाते या उनके छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते। वो जो सतियों के मंदिर होते हैं उनको बोलते हैं देवल। क्या बोलते हैं, तो कोई सती हुए होंगे इसलिए उनकी क्या बनी होगी वहां पर, देवल। तो उस जगह का नाम क्या हो गया, खाखू देवल। यहाँ पर एक पिलर और मिलता है अपने को, एक पिलर है जिस पिलर पर गणेश जी बने हुए हैं। क्या बने हुए, ऊपर ऊपर गणेश जी का चित्र बना हुआ है इसके यहाँ। ये जो पिलर है इसके चारों साइड के अंदर लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, आगे की तरफ भी लिखा हुआ, और भाई ये पिलर, पिलर के यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। ऊपर गणेश जी की मूर्ति, उसमें भी 4 गणेश जी है, चतुर्मुखी गणेश। कैसे गणेश जी है, कैसे, तो चतुर्मुखी गणेश स्तंभ भी कहा जाता है। जैसे कल हम पढ़ रहे थे त्रिमुखी शिव, त्रिमुखी शिव, वैसे क्या है, चतुर्मुखी गणेश। तो 4 गणेश जी, इधर भी गणेश जी, इधर भी गणेश जी, इधर भी, और पीछे भी गणेश जी, 4 गणेश जी बने। अब यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, चारों तरफ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है संस्कृत में। किसमें लिखा है, इसका ट्रांसलेशन है, जो प्राकृत में उसी का ट्रांसलेशन किसमें किया हुआ है। जिसको प्राकृत पढ़नी आती हो किसमें पढ़ ले, जिसको संस्कृत पढ़नी आती हो किसमें पढ़ ले। तो 2 अभिलेख मिले हैं। एक अभिलेख कौन सी जगह से, माता की साड़, वो किसी टाइम में क्या था, जैन मंदिर। वो अभिलेख किसमें है, प्राकृत। दूसरा अभिलेख कहां से मिला है, खाखू देव, जो एक स्तंभ पर है, उस स्तंभ को बोलते हैं गणपति स्तंभ। क्या बोलते हैं, चतुर्मुखी गणपति स्तंभ। उस पे वो कौन सी भाषा में, कौन सी भाषा में, पहले पड़ गई बात। ए और बी लगा के लिखेंगे, पहले ए लगा के लिखो। यह अभिलेख माता की साड़ नामक स्थान से प्राप्त हुआ। कोष्टक में जैन टेम्पल लिखना। यह अभिलेख माता की साड़ नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। दिस इंस्क्रिप्शन इज कलेक्टेड फ्रॉम माता की साड़।
दिस इंस्क्रिप्शन इज कलेक्टेड फ्रॉम प्लेस नेम्ड माता गिसाड़। यह है अभिलेख माता गिसाल नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। कोष्टक में जैन मंदिर लिखना, जैन टेबल। दिस इंस्क्रिप्शन इज कलेक्टेड फ्रॉम प्लेस नेम्ड माता गिसाड़। जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है, which is written in प्राकृत लैंग्वेज। जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है, which is written in प्राकृत लैंग्वेज। दूसरा लिखो, बी लगा के लिखो। यह अभिलेख खाखू देवल नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। दिस इंस्क्रिप्शन इज कलेक्टेड फ्रॉम प्लेस नेम्ड खाखू देवल। यह अभिलेख खाखू देवल नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। दिस इंस्क्रिप्शन इज कलेक्टेड फ्रॉम प्लेस नेम्ड खाखू देवल। खाखू देवल नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। दिस इंस्क्रिप्शन इज कलेक्टेड फ्रॉम प्लेस नेम्ड खाखू देवल। यह गणपति स्तंभ पर लिखा गया। गणपति स्तंभ का अंडरलाइन करना, थोड़े दिन पहले क्वेश्चन था ये गणपति स्तंभ का। यह गणपति स्तंभ पर लिखा गया है। इट इज एनग्रेव्ड ऑन गणपति पिलर्स। यह गणपति स्तंभ पर लिखा गया है। इट इज एनग्रेव्ड ऑन गणपति पिलर्स। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इट इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? तो घंटियाला से कितने अभिलेख? सिंपल ये भी, घंटियाला अभिलेख कौन से वंश की जानकारी देते हैं? दो अभिलेख। कहां से? पहला अभिलेख कहां से? माता की साड़। पहले क्या रहा होगा? जैन मंदिर। कौन सी भाषा में? दूसरा अभिलेख कौन सी जगह से? कौन से स्तंभ पे? गणपति स्तंभ पे। कौन सी भाषा में? संस्कृत। अभिलेखों से यह जानकारी मिलती है कि कक्कुक ने मंडोर और रोहिन स्कूप में, कहां पर बताओ देखे? मंडोर और रोहिन स्कूप। बोलो जगह का नाम बोलो वापस। रोहिन स्कूप मतलब घंटियाला। आज उसको घंटियाला कहते हैं, उस टाइम क्या बोलते थे? रोहिन स्कूप। इन दोनों जगह पे जय स्तंभ लगवाए थे। क्या लगवाए थे? विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर। विजय जय एक ही बात होती है। जीत है, जीत के बाद स्तंभ लगवाया। जैसे कुंभा ने विजय स्तंभ लगवाया, जैसे इसने क्या लगवाए थे? जय स्तंभ। तो कोई जीत के आया होगा, जीत के आने के बाद इसने दो जगह विक्ट्री टावर लगवाए। कहां पे? मंडोर और रोहिन स्कूप। लाइन चेंज करके लिखो। इसने मंडोर तथा रोहिन स्कूप में जय स्तंभ लगवाए थे। इंस्टॉल्ड विक्ट्री टावर्स एट मंडोर एंड रोहिन स्कूप। रोहिन स्कूप के कोष्टक में घंटियाला लिखना। इसने मंडोर तथा रोहिन स्कूप में जय स्तंभ लगवाए थे। इंस्टॉल्ड विक्ट्री टावर्स एट मंडोर एंड रोहिन स्कूप। मंडोर तथा रोहिन स्कूप में जय स्तंभ लगवाए थे। इंस्टॉल्ड विक्ट्री टावर्स एट मंडोर एंड रोहिन स्कूप। विचार करने वाली बात यह है कि मंडोर तो उनकी राजधानी थी, इसलिए मंडोर में विजय स्तंभ का लगाया जाना कोई बड़ी बात है। पर रोहिन स्कूप में दो तो अभिलेख, रोहिन स्कूप मतलब घंटियाला, घंटियाला में दो तो क्या मिल रहे हैं इसके? अभिलेख। एक क्या मिल रहा है इसका? विक्ट्री टावर। क्यों ऐसा? रोहिन स्कूप के अंदर क्या है ऐसा, घंटियाला में क्या है कि राजा अपने दो दो तो अभिलेख लगवा रहा है वहां पर, फिर राजा अपना क्या लगवा रहा है वहां पर? विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर या जय स्तंभ वहां पर लगवा रहा है। तो अभिलेख में और जानकारी है कि किसी टाइम रोहिन स्कूप में भील रहते थे। रोहिन स्कूप में कौन रहते थे? लेकिन वो व्यापारियों को परेशान करते थे। किसको परेशान करते? राजा लिखता है, मैंने भीलों की पल्लियों को जला दिया। भीलों की पल्लियों को, देश पत्तनपुर पल्ली ग्राम। तो भीलों के गांव रहे होंगे, थोड़े बड़े गांव क्या कहलाते होंगे? पल्ली। मैंने भीलों की पल्लियों को जला दिया। कहने का मतलब है भीलों को वहां से हटा दिया। जलाने का मतलब एग्जैक्टली नहीं कि आग लगा दी। भीलों की पल्लियों को जला दिया तथा वहां पर बाजार का निर्माण करवाया। इसका निर्माण करवाया। इसका मतलब कहा होगा भाई आज के बाद भील जो है व्यापारियों को परेशान। इसका मतलब रोहिन स्कूप व्यापारिक केंद्र है। रोहिन स्कूप क्या है? आप यूं मान लीजिए जैसे नागदा और आहड़, वैसे मंडोर और रोहिन स्कूप, जैसे दिल्ली और बॉम्बे।
आज भी आपके देश की पॉलिटिकल कैपिटल कौन सी? दिल्ली। और पैसे सारे वैसे वैसे राजधानी कौन सी रही होगी? मंडोर। और ये कहां पर रहे होंगे? भाई बात समझ में? देखो, इसने रोहिन स्कूप में बाजार का निर्माण करवाया था। ही सेट अप मार्केट एट रोहिन स्कूप। इसने रोहिन स्कूप में बाजार का निर्माण करवाया था। ही सेट अप मार्केट एट रोहिन स्कूप। रोहिन स्कूप में किसका निर्माण करवाया था? बाजार का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो रोहिन स्कूप में बाजार बना रहा है, इसका मतलब रोहिन स्कूप क्या है? व्यापारिक केंद्र। तो उसकी पॉलिटिकल कैपिटल रही होगी मंडोर, इकोनॉमिक कैपिटल रही होगी रोहिन स्कूप। इसलिए जब उसने अपने दो जय स्तंभ लगवाए तो एक तो लगा दिया मंडोर और एक का लगा दिया रोहिन स्कूप। और जब अभिलेख लगाने की बारी आई तो भी उसने दोनों अभिलेख अपने कहां पर लगवाए? रोहिन स्कूप, जिसे आजकल अपने क्या कहते हैं? कूप का मतलब कुआ। कूप का मतलब क्या है? नलकूप। तो बोलते हैं ट्यूबवेल को क्या बोलते हैं अपने? नलकूप। ऐसा कुआ इसमें नल लगा के पानी खींच लो तो क्या हो जाए? नल ना लगाओ तो खाली कूप। रोहिंस नाम के किसी बंदे ने कोई बनाया होगा, इसलिए नाम क्या है? इसका मतलब ये जो हम एक दिन पहले बात कर रहे थे कि तालाबों के कुओं के नाम पर हमारे गांव के नाम है, ये व्यवस्था पुरानी है। तब संस्कृतन बोलते होंगे लोग, संस्कृत में शब्द है कूप। अब तो बाद में उसका कुआ कर दिया हमने, कुआ कर दिया, तो उस समय कूप बोलते होंगे, इसलिए गांव का नाम ही क्या है? रोहिंस कूप। क्योंकि इस अभिलेख में एक जगह और आता है कि ऊपर जो एक राजा लिखते हैं बाउक, तो बाउक के बारे में आता है कि उसने भुआ कूप के युद्ध में मयूर को हराया था। अब एग्जैक्टली नहीं पता भुआ कूप कहां पर है, पर उसमें वो भी उस जगह का नाम कूप लिखा हुआ है। इसका मतलब ये राजस्थान की पुरानी परंपरा है कि हमने उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी, उस व्यक्ति को स्मरण किया, उस व्यक्ति को याद किया जिसने सबसे पहले किसका निर्माण करवाया? वाटर रिसोर्सेज, वाटर सोर्सेज जो भी लेके आया, जिसने पानी की व्यवस्था की, हमने का महान आदमी वो है। युद्ध जीता ना जीता, राजा था नहीं था, वो साधारण व्यक्ति हो सकता है, वो कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, वो कोई व्यापारी हो सकता है, वो कोई बंजारा हो सकता है। हमने उनके नाम पर तालाबों के नाम किए, उन तालाबों के नाम पर हमने किसके नाम कर दिए? गांव के और शहरों के नाम कर दिए। ये दिन पढ़े रहते हम, इसलिए गांव के नाम के पीछे मिल जाता है सर। क्या मिल जाता है? गांव के नाम के पीछे मिलता है कूप। क्या मिलता है? कूप। आप उधर ठेठ जैसलमेर की साइड में जाओगे, गांव के नाम के पीछे मिलता है तड़ा। क्या मिलता है? तड़ा का मतलब ही तालाब। नवा तड़ा, सोलंकियों का तड़ा, हुरों का तड़ा, हाथी तड़ा, है ना? हाथी तड़े में हाथी है? नहीं है, पर कोई आदमी रहे होंगे उस नाम के, इसलिए उनका नाम ही क्या हो गया उस जगह का? हाथी तड़ा। गांव के नाम के पीछे मिल जाएगा बेरी। क्या मिल जाएगा? बेरी। बेरी मिल जाएगा। बेरी का मतलब भी क्या होता था? कुआ। कुआ हुआ, बावड़ी हुआ करता था, कुआ हुआ करता था। तो बहुत ही मतलब यूं गहरे, बहुत मतलब संकड़े कुएं जो हुआ करते उनको अक्सर क्या बोला करते? बेरी का। बेरी कहा करते, तो बेरी नाम मिल जाएंगे। वैसे वैसे नाम क्या मिलता है अपने को? रोहिंस को। आई बात समझ में? कक्कुक के बाद मंडोर के प्रतिहारों की ज्यादा जानकारी हमारे पास। फिर मंडोर के प्रतिहारों की हमारे पास जानकारी वही है कि प्रतिहारों की ब्रांच इंदा यहाँ पर आ गई थी, उनसे संभल नहीं रहा था, उन्होंने राठौड़ों को दहेज में दे दिया। उसके बाद मंडोर राठौड़ों की राजधानी हो गई थी। बाद में राठौड़ अपनी राजधानी को ले गए थे जोधपुर। कहाँ ले गए थे? तो मंडोर का जो वैभव किसी समय रहा होगा, धीरे धीरे वो क्या हो गया होगा? समाप्त। हमारे 6 राजवंश थे, गोहिल, राठौर, कछवाहा, चौहान, परमार, प्रतिहार बीच में समाप्त हो गए हैं, लास्ट तक पहुंचे नहीं है, 45 तक नहीं आए, इसलिए इनका इतिहास कम है। क्योंकि लास्ट तक जाते जाते लोगों ने, अच्छी बात रही, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते लोगों ने हिस्ट्री की दोबारा लिखवानी शुरू कर ली। भाई जो वीर विनोद है मेवाड़ वाली, वो 1880 के बाद लिखी गई। तो राजाओं ने वापस, हो सकता है इनकी पुरानी किताबें रही हो, पर वो इधर उधर खो खुआ गई। गुहिलों की किताबें भी इधर उधर हो गई होगी, लेकिन उन्होंने बाद में लिखो, वापस लिख लो। याद होगी कुछ लोगों को, कुछ लोगों के पास पड़ी होगी, वापस लिख लो। पुरानी किताब खराब होगी, दोबारा लिख लो। लास्ट तक रहे तो उनका इतिहास ज्यादा रिस्टोर कर लिया गया, इसलिए उनकी जानकारियां ज्यादा है। इसलिए जितना समय गुहिल अकेले लेते हैं, उतने में बाकी सारे पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक तो मेवाड़ वालों की लड़ाइयां खूब सारी इधर उधर लड़ाइयां रही उस चक्कर के अंदर, वरना लास्ट में परमार प्रतिहार तो हमने कल और आज 2 दिन में कर दिए, 2 में कर दिए। इतना ज्यादा कुंभ अकेला खा गया। कुंभ अकेला 4 दिन खा गया था अपने तो, है ना? यहाँ भाई साहब 1.5 दिन के अंदर तो अपने सब कुछ ही कर कुरा गए। अब ये मिडिवल आपका समाप्त होता है, पर अपना एक टॉपिक और लिखा, जहां पर ये वंश लिखे वहां पर लिखा हुआ है मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? मैंने पहले दिन सिलेबस बताया, तब भी मैंने कहा था इनकी 4 चीजें अपने पढ़ेंगे: पॉलिटिकल,
कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू। हमने ज्यादातर कोशिश की कि हमने पॉलिटिकल और कल्चरल पढ़ी है, किसने हराया, किससे संधि की, सारी बातें पढ़ी है। और हमने ये भी सब जगह पढ़ा कि कौन से मंदिर बनवाए गए, कौन सी किताबें लिखी गई, कौन से किले बनवाए गए, कौन से महल बनाए गए, पढ़ा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बड़े तौर पर हमने नहीं पढ़ा, रेवेन्यू की भी ज्यादा जानकारी हमने पढ़ी नहीं। लिखो, नया हेडिंग डालो, मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम इन मिडिवल राजस्थान। हाँ, सिलेबस में नहीं, आरपीसी के सिलेबस में नहीं, क्यों पढ़े? मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम इन मिडिवल राजस्थान। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। हाँ, तुझे ए पढ़ना है कि मुझे पढ़ना है? पहले था सिलेबस में, अब नहीं है। तू ए पढ़े, नोट्स पढ़ती क्यों है पहले तो ये बता। नहीं देखने ऐसे, बिच्छू है उनमें खा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम इन मिडिवल राजस्थान, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम इन मिडिवल राजस्थान, मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। हाँ, अल्लाह रहम करे, कल कहां था तू? कल क्लास में नहीं आया था? परसों नहीं आया था? कल पढ़ाया पर ये तो मैंने, या परसों पढ़ाया था? परसों नहीं आया था? नहीं बताऊंगा। चंद्रसेन का बेटा है, चंद्रसेन का बेटा है ना, जोधपुर वाला चंद्रसेन था, उसका बेटा वो रायसिंह, बीकानेर वाला रायसिंह नहीं है। अरे कौन सी बुक में? फाड़ के फेंक दो, अपने सही है। हाँ, किसमें? नहीं, सिरोही वालों की लड़ाई, इनका क्या लेना देना इधर? हाँ, और कोई? किसी ने और आवाज लगाई? पढ़ा लू, बोलू आगे? हाँ, क्या? हाँ, गिरी दुर्ग, गिरी का मतलब पहाड़, पहाड़ पे बना हुआ किला। और कोई समस्या? हाँ, बैकग्राउंड, बैकलॉग रह गया तुम्हारे, बैकलॉग। तुम लेट आए थे, एडमिशन नहीं हो? छूट क्यों गया, मैं ये पूछ रहा हूं, क्यों छूट गया? अब्सेंट हो गए थे? तब तो कोई दया नहीं है, छूट गया तो छूट गया। फिर तो किसी का साथ वाले की कॉपी लेके उतारो और पढ़ो, याद करो। नहीं, मैं आजकल देखता हूं कि आप लोग आगे कह देते हो कि सर मेरा छूट गया, ऑनलाइन दे दो, मेरा छूट गया तो मैं किसी दूसरे बेच में बैठ के पढ़ लूंगा। तो मुझे लगता है हमारे पास तो दोनों सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि बेच ही एक था। ऑनलाइन जैसा कुछ भी होता तो फिर हमारे दिमाग में सीधा सा था कि भाई मैं 2 दिन नहीं आया, पहली बात तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि आना नहीं है, आते ही थे। मतलब कोचिंग अपसेंट करने का तो जी भी नहीं करता था, ये था भाई डेली जाना ही है। और उन 1.5 साल में जब मैं कोचिंग में पढ़ा करता था तो फोन था नहीं, तो ये भी कोई डिस्टरबेंस नहीं था कि वरना तो क्या, कोई दोस्त का फोन आ गया, शादी है, ब्याह है, उनके अंदर रहना है, तो शादी ब्याह में आते नहीं थे। घर वालों का हुआ था, क्या करेगा है ना। तो घर वालों की तरफ से अपने वैसे डी बार थे, घर वाले बुलाते नहीं थे। आप पता नहीं घर वालों के कितने लाडले हो। तब मुझे लगता है कि मुझे मेरे घर वालों पे मुकदमे करने चाहिए कि उन्होंने ऐसा कोई लाड प्यार नहीं दिखाया। मैं एक बार दिवाली की छुट्टियां थी, 4 दिन की दिवाली की छुट्टियां करते दिलीप सर, 4 या 5 दिन की कोई छुट्टियां किया करते। अब तो आपकी दिवाली की छुट्टियां भी 10 एक दिन की हो जाती है। इस बार कितने की थी? 7 दिन की थी ना। वो हमारे होली की तो करते ही नहीं थे, एक दिन रंग खेलने वाले दिन होली की छुट्टी होती। हम ये जयपुर में रंग खेलते, मेरी सारी होली जयपुर के अंदर ही मनाई हुई, आसपास में जो भी दोस्त रहा करते आपस में खेल लिया करते यहाँ पे। और लगता भी था कि यार गांव जाके होली खेलेंगे किससे, वहां जो दोस्त थे गांव के अंदर, जो दोस्त थे वो तो इधर उधर हो गए। यहाँ उल्टे इस समय जो सर्किल बना हुआ है, दोस्त तो रहते कम से कम। दिवाली पे जरूर था कि 3 दिन की छुट्टी, एक दिन दिवाली से पहले, एक दिन दिवाली वाला दिन, और एक दिन दिवाली के बाद, मतलब छोटी दिवाली, दिवाली और राम राम, रामा श्यामा जिसको अपने बोलते हैं, 3 छुट्टियां। उस साल शायद हमारे 4 कर दी थी, कोई संडे आ रहा था बीच में, कैसे कुछ आ रहा था।
तब दिलीप सर एक स्टाफ अकेले, नवीन जी अकेले उधर स्टाफ, और कमल जी है अपने जो पेपर वगैरह टाइपिंग करते हैं, वो कमल सर है, तो कमल जी स्टूडियो में जो बैठ के पेपर टाइपिंग करते हैं वो। अब जैसे छुट्टियां समाप्त तो उसके बाद कोई पेपर लेना था, नवीन जी ने मेरे को ये कहा कि सर मैं एक छुट्टी एक्स्ट्रा लूंगा, मैं एक दिन एक्स्ट्रा, कोई काम है घर पे, तो मैं छुट्टियां खत्म होते नहीं आऊंगा, तो उस दिन जो पेपर लेना होगा पेपर कौन लेगा? मैं ले लूंगा पेपर, मैं आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा मैं। तो ठीक है, इसका मतलब है कि जिस दिन छुट्टी समाप्त हो रही थी, जो चौथा दिन था, उस दिन आपको आ जाना है, उस दिन आपको रुकना नहीं। तो मेरे दिमाग में था कि भाई मैं जिस दिन छुट्टियां हुई उस दिन शाम को गया, दिवाली से एक दिन पहले पहुंचा, उस दिन घर वालों से अताई की, अगले दिन दिवाली पड़ रही थी, अगले दिन राम राम थी, राम राम, और अगले दिन मेरे जो पुराने दोस्त थे बीकानेर में, उनके पास गया, राम राम की, 12-1 बजे के आसपास में वापस घर पे आ गया। अभी तक एक छुट्टी और पड़ी थी, तो मेरा यह था कि कल दोपहर के आसपास अपने चलेंगे, शाम तक पहुंच जाएंगे, कमल जी को बुला लेंगे, शाम को बैठ के पेपर बना लेंगे, परसों अपने पेपर ले लेंगे। पर मैंने यूं ही रैंडम मम्मी को कहा कि मम्मी आज चला जाऊं क्या? मुझे लगा मम्मी कहेगी आज आज तो और रुके। थोड़ा लाड तो अपना ही करवाए, ये अभी कल तो आया था और रुक जान, एक दिन और बैठ जान, छुट्टी एक और ले लेने, ऐसा क्या है, एक दिन नहीं पड़ेगा तो क्या हो जाएगा। मम्मी ने मेरे से कोई बात नहीं की, मम्मी ने फोन उठाया, छोटे वाले भाई को फोन मिलाया, वो आज जासी टिकट करवा दे। छोटे वाला भाई आते टाइम टिकट लाया, 6 बजे की तेरी बस है, चला जा। 6 बजे बस वहां चला बीकानेर से, बस ने 11 बजे लाके भटक दिया यहाँ पे, 5-6 घंटे में बीकानेर वाली बस आ जाती है। अब यहाँ आ गया, रात को आग सो गया, अब एक दिन की पूरी छुट्टी पड़ी, पेपर बनाने में 2-2.5 घंटे लगे, वो तो शाम को ही बना लेंगे, कमल जी को शाम को फोन कर लेंगे, अब दिन बैठे बैठे क्या करें। तो मुझे पता चला कि मेरे एक सीनियर और थे, वो गाँव नहीं गए, वो दिवाली पर यहीं थे। तो मुझे लगा कि यार उन भैया के पास चलते हैं, एक तो उनसे राम राम करके आ जाएंगे दिवाली की, और पूछ के आ जाएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, थोड़ा यूं रहता ही था सीनियर से कुछ पूछ लेते हैं। मैं उनके पास गया, भैया अलग फिलोसफी के बंदे। मैंने उनको जाकर कहा कि भैया आप घर पे क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा किसके? बेरोजगारों का कोई घर नहीं होता राजवीर, भैया वो जो गांव है वो पापा का घर है, वो अपना घर है। तो मुझे लगा यार भैया ठीक है, हमने दोनों ने मिली बैठ के हमारी अताई कर ली शाम को पेपर। तो मुझे लगता है कि यार घर वाले 3 दिन की छुट्टी होती तो एक दिन पहले भेज दिया करते थे, और तुम्हारे पता नहीं हो कितना लाड करते हैं तुम्हें, कि बार बार तुम्हें बुला लेते हैं, इसलिए तुम्हें कोचिंग भी तुम्हारी मिस हो जाती है, वरना मेरे सिंगल दिन भी याद नहीं है कि कभी कोचिंग मिस हुई हो। बीमार होते थे ना तो भी जी करता था कोचिंग जाएंगे तो थोड़े ठीक हो जाएंगे, या बिस्तर में पड़े रहेंगे तो और बीमारी जैसा फील करेंगे, उठ जाते हैं चले जाते हैं, 2-3 घंटे इधर उधर होंगे, जाके आएंगे वापस, थोड़ा ठीक महसूस करेंगे, शाम को दवाई ले लेंगे अपने। तुम थोड़े से जुकाम लग जाती है तो तुम आते नहीं, पेट दुखता है तो तुम आते नहीं, कभी कभी तुम्हें यूं लग जाता है कि आज फील लेगा भाई, पड़ा रहेगा सारा दिन, आज सोऊंगा मैं सारा दिन। घर वाले तुम्हें बीच में कभी भी बुला लेते हैं, तुम्हारे दोस्तों के ब्याह आ जाते हैं बीच में, कोई रिश्तेदारी में ब्याह आ जाते हैं, तुम्हें लगता है तुम्हारे बिना तो ब्याह होगा ही नहीं वो, इसलिए भी तुम्हें जाना पड़ जाता है। 1.5-2 साल जब तक कोचिंग चल रही है कहीं नहीं जाना, फोन बंद रखिए, ऑन ही नहीं करना। और लिटरली मैं और मेरे जो रूममेट थे, मेरे पास तो फोन था ही नहीं, उनके पास फोन था, वो कभी कभी बजता था तो हमें ढूंढना पड़ता था कहाँ है, कि वो यूं ही रैंडम पटका रहता फोन, वो नोकिया का फोन था, उसकी वो रिंगटोन जोर जोर से बजती, तो यूं रजाई वजाई फेंकते, किधर है किधर है। किसने याद किया अपने को आज? तो और उसमें भी घर वालों का तो मरी फोन नहीं होता था भाई, मेरे याद ही नहीं आता कि घर वालों ने कभी चला के फोन किया, कि घर वाले फोन भी करते हैं, ये तो मैं बाद में, और कोई जूनियर साथ में आकर रहने लगे, मेरे साथ वालों के तो किसी के आता ही नहीं था घर वालों, कोई जूनियर साथ में, कि मेरे से कोई 5 साल जूनियर, कोई 6 साल जूनियर, बाद में आकर मैं जब पढ़ाने लग गया, बाद में भी रूम लेके रहा करते, तो कोई आगे टाबर साथ में आगे रहने लगा जो फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, वो डेली शाम को पापा का फोन आ गया, या उसके पापा का मेरे फोन पर फोन आ रहा है कि उस बच्चे से बात करो, तो यार ठीक लाड है इनका, और मैं उनसे पूछता भाई डेली क्या बात है भाई, 15-20 दिन में घर वालों से बात हो तो अपने पूछते हैं आपकी तबीयत ठीक, तेरी तबीयत ठीक है, हाँ घर में सब राजी खुशी है, कोई नई बात हो रखी तो बताते हैं, वो भी मेरे को मेरे घर वालों ने कभी नहीं बताया इन सालों के अलावा, इन सालों में मेरी थोड़ी ज्यादा बात हो जाती है, जब मैं पढ़ता था मुझे कभी नहीं बताया कि हमारे घर में कोई बीमार हुआ, कि उनको हमेशा लगता था कि यार इसको बता देंगे टेंशन लेगा, और मैंने जब कभी उनको कहा अरे वो बीच में एक बार दादाजी बीमार हुए थे, मम्मी बीमार हुई थी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, तो पापा के शब्द वैसे थे, तू डॉक्टर है? नहीं मैं तो डॉक्टर नहीं है, तो तू क्या कर लेता, हम तेरे को बताते, तू वहां टेंशन लेता, या तू वहां से आने की कोशिश करता, और 1-2 बार मान लो कभी पता चला कि वो फलाना जी बीमार है, और मैंने मैं आ जाऊं क्या,
घर में वापस तो तू क्या करेगा आके, तेरे आने से यदि कोई ठीक होता हो, तू 4 दिन की पढ़ाई खराब कर यहाँ पर आ जा, तेरे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे लगाने हैं वो हम लगा देंगे, इलाज डॉक्टर को करना है, एक बंदे को खड़ा रहना है तो हम यहाँ जो खड़े हैं वो खड़े रहेंगे, खत्म बात। इसलिए ये भी नहीं है कि तुम्हारे जाने या ना जाने से बीमार की सेहत पर कोई फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए, और इतने बीमार तुम कभी नहीं होगे कि तुम क्लास ना आ पाओ, इसलिए क्लास डेली आया करो, फोन को अपने बंद रखा करो। और ये मैंने तो 5-7 बार कह दिया, फिर भी आप मेरी बात मानते नहीं। ये जो इंस्टा और क्या क्या है तुम्हारे पास, क्या है वो, क्या होती है स्नैपचैट, क्या होती है वो, तो फोटो खींचने वाली है ना, उसमें फोटो गोरी आती है, तो मतलब उसमें फिर क्या है, हाँ? उसमें चैट भी होती है, मतलब बात भी होती है। अच्छा, जैसे व्हाट्सएप पे, हाँ? रोज एक दूसरे को फोटो भेज सकते हो, तो वो तो व्हाट्सएप पे भेज दो। क्या होते हैं स्ट्राइक, वो क्या होती है, क्या यार तुम कौन सी दुनिया के लोग हो ऐसा कहाँ आ गए हम। अच्छा चलो, एक वो जो भी आपका है जिसमें आप फोटो भेज देते हो, और क्या है तुम्हारे पास, है ट्विटर, हाँ ट्विटर में जानता हूँ, और टेलीग्राम, हाँ टेलीग्राम तो ये नोट्स वोट्स जो है ना, हाँ नवीन जी कहते रहते टेलीग्राम पे भेज देंगे, टेलीग्राम पे। और हालांकि मेरे पास तो वो नहीं चलाता, पर टेलीग्राम में जानता हूँ। और फेसबुक, हाँ यूट्यूब, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और एक और कौन सा, स्नैपचैट, ये चारों तो मारने हैं डिलीट। सौगन है तुमको, मेरी सौगन है तुमको, मर जा भले नहीं करेंगे। किसके सौगन खिलाऊं तुम्हें, यूं श्राप दे दो तुम प्री हाँ, ये टेलीग्राम जरूर, टेलीग्राम पे क्यों कई बार वो नवीन जी, शायद टाइम टेबल टेलीग्राम पे आता ना, आप ऐप पे आता है, और तो फिर तो उसको भी करो, हाँ कभी कभी टेलीग्राम, हाँ क्योंकि वो मेरे को याद है, हमें भी शुरुआत में इसलिए डाउनलोड करवाया था टेलीग्राम, कि उस पर वो भेजेंगे, है हाँ टेलीग्राम को छोड़ के बाकी तुम्हारे पास कुछ भी होना नहीं चाहिए, बाकी सारे के सारे डिलीट कर दो, कर दोगे, चलो लिखो तो। हाँ, पृथ्वीराज राठौड़ जो था, उनके युद्ध भी थे, हाँ तो क्यों लिखेंगे, वो राजा नहीं था, हाँ क्वेश्चन डाल दिया, आंसर राइटिंग में क्या डाला, युद्ध, तो उसके अंदर लिख दो कि पृथ्वीराज की युद्ध कला के बारे में कोई जानकारी नहीं, या उसमें लिख दो कि पेपर बनाने वाले को क्वेश्चन बनाना, या उसमें लिख दो कि ऐसे फर्जी क्वेश्चन बनाना, जिसने भी ऐसा पेपर बनाया है उसको बाहर निकाला जाए। ऐसे 2-4 बातें लिख दी जाए अपना ना भाई। किसी व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन कहां से बनेगा, जो उसकी महत्वपूर्ण बात है वो, है ना। तो महत्वपूर्ण बात पृथ्वीराज के बारे में उसकी पुस्तकें हैं कि उसके युद्ध है, पुस्तकें हैं, हमने पुस्तकें पढ़ ली। यूं हर आदमी कहीं ना कहीं लड़ाई हो, किसी के थप्पड़ किसी ने मारा ही होगा, हम किस किस के लिखते फिर। चलो तो पानी पियाओ, तो मैं वापस आगे पढ़ाता हूँ तुम।